चलो क्विकली देख लेते हैं कल क्या क्या किया था। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन किया था हमने कि एक्सटर्नल नोड अगर एन इंटरनल है तो एक्सटर्नल कितने होंगे। पेपर में आएगा तो आपको याद थोड़ी होगा कि कितने हैं। क्या तरीका बताया मैंने, कभी भी क्वेश्चंस देखिए अभी आप और के सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो गायब हो जाएंगे। एन एक्सटर्नल नोड है, छोटा सा भी बना के देखोगे आपको दो एक्सटर्नल दिख रहे हैं तो इंटरनल कितना दिख रहा है, एक। थोड़ा और बढ़ाओ, इसको स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री की फॉर्म में रखना है। स्ट्रिक्ट अभी भी है, अभी एक दो तीन एक्सटर्नल है तो इंटरनल कितना है, दो है। दिख रहा है ना। अभी दो और बढ़ा दूंगा अगर मैं, मान लो ऐसे और बढ़ा देता हूं, तो अभी 1 2 3 4 चार एक्सटर्नल है तो इंटरनल कितने हैं, तीन। यानी हमें समझ में आ गया n-1 इंटरनल है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन हमने किया था कि आपके पास स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है, टोटल नोड्स कितने होंगे। अभी आपने देखा था n एक्सटर्नल थे तो इंटरनल कितने थे, n-1। दोनों को जोड़ दोगे तो भी क्या आ जाएगा, 2n-1। मगर ये क्वेश्चन पिछला वाला तो आपने अभी किया था, पेपर में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ रहा है कि n एक्सटर्नल नोड है स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में, तो टोटल नोड कितने होंगे। अब एक छोटा सा बना के देखो कि अच्छा ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है, ओके। तो इसमें इंटरनल कितने दिख रहे हैं आपको, अगर एक्सटर्नल दो हैं तो इंटरनल है एक। थोड़ा और बढ़ा के देखो, एक्सटर्नल कितने हो गए, 1 2 3, तो इंटरनल कितने हैं, दो। तो अब आपने चूंकि प्रैक्टिस कर रखी है तो आप इसे एन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि एन एक्सटर्नल है तो इंटरनल कितने हो रहे हैं, n-1। तो टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे, 2n-1। ये फॉर्मूला थे जो शुरू में लिखे भी थे मैंने। या तो टोटल नोड्स, बच्चों देखो आप गड़बड़ कर सकते हो, पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है। जो यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन ये हो जाए कि हमारे पास, देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा कन्वर्ट कर रहा हूँ, एन एक्सटर्नल नोड की जगह, है ना, ये लीफ नोड भी बोल सकता है। क्या है ये, एन लीफ नोड्स है। ठीक है, तो टोटल नोड्स कितने होंगे, बोलिए एनीवन। या लीफ की जगह नॉन लीफ बोल रहा हूं मैं, एन नॉन लीफ नोड्स हैं। ठीक है, तो टोटल नोड्स कितने होंगे, आंसर बताना जरा आप में से कोई। एनीवन, आंसर। आकांक्षा, क्या आंसर हुआ। प्रदीप। निकाल रहे हो भैया, एक मिनट। ये इतना भारी काम थोड़ी था। नॉन लीफ या इंटरनल भी बोल सकता है क्वेश्चन में, तब आंसर क्या होगा, निताश्री। सेम नहीं होंगे। सेम ही होगा, 2n+1 ही होगा, टू एन टू एन माइनस वन ही प्लस होगा। वन निताश्री देखो, एक्सटर्नल क्वेश्चन, एक्सटर्नल नोड वाला क्वेश्चन आया था, है ना, तब तो 2n-1 आ रहा था। देखो अगर मैं एक छोटा सा बनाता हूँ, मेरे पास एक्सटर्नल नोड कितने हैं अभी यहाँ पे, तीन। तो इंटरनल कितने दिख रहे हैं, दो, है ना। अगर मैं थोड़ा और बढ़ा दूं, आपको एक्सटर्नल कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, तो इंटरनल कितने हैं, थ्री। तो यानी एन एक्सटर्नल है तो इंटरनल कितने होंगे, n-1। तो टोटल कितने आ जाएंगे, 2n-1। मगर इसने क्वेश्चन में क्या कहा, आपके पास नॉन लीफ नोड, यानी नॉन लीफ का मतलब इंटरनल नोड्स कितने हैं, n है, n। ओके। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे मानूं नॉन लीफ नोड कितने हैं, जो लीफ नहीं है, तो वो n है, तो लीफ कितनी होंगी, अगर n लीफ है, वो n नॉन लीफ है तो n+1 होंगी कि नहीं। हाँ। ठीक है, आप चाहे और बढ़ा के देख लीजिए, अभी मेरे पास नॉन लीफ कितने हैं, 1 2, तो लीफ कितनी है, 1 2 3, यानी n लीफ है तो, वो n नॉन लीफ है तो लीफ कितनी होंगी, n+1, यानी आंसर हो जाएगा 2n+1। तो मैं ये कह रहा हूं पेपर में इसीलिए कि कोई एक क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा के दे सकता है। अब आपने सोचा हाँ भाई 2n-1 वाला करा था, मजा आ गया, एकदम लगा दो। मगर ये तो पढ़ लो, वो लीफ बोल रहा है, नॉन लीफ बोल रहा है, इंटरनल बोल रहा है, एक्सटर्नल बोल रहा है, टोटल नोट किसके लिए काउंट करने के लिए बोल रहा है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में ये एन इंटरनल की जगह, एक्सटर्नल की जगह, यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाए, इंटरनल नोड्स हैं,
एन इंटरनल नोड है स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में, तो पूछ ले एक्सटर्नल कितने होंगे। तो आपको जस्ट क्या कर देना है भाई, यहां पे देख लीजिए ना, अगर 1 2 दो क्या है इंटरनल नोड है, तो एक्सटर्नल कितने हो रहे हैं, 2 + 1 यानी 3, तब आंसर 1 हो जाएगा। समझ आई क्वेश्चन की नहीं? हाँ। तो ये काम भी कर लेना है। ठीक। फिर कंप्लीट बाइनरी ट्री का हमने क्वेश्चन किया था, मिनिमम कितना रहेगा, और स्ट्रिक्ट में भी कर लिया था ये काम, है ना? तो वो करके देख लिया था। स्क्यूड बाइनरी ट्री बोला था जिसका केवल एक ही चाइल्ड होता है, हर नोड का केवल एक ही चाइल्ड हो सकता है, और लीफ का तो जीरो रहेगा ही। तो केवल एक नोड ऐसा होगा जिसके 0 चाइल्ड होंगे, बाकी सबके 1 चाइल्ड होंगे। तो दैट विल बी नोन एज स्क्यूड बाइनरी ट्री। इज इट क्लियर टू एवरीवन? स्क्यूड ओके। बाइनरी ट्री क्या होता है? तो इसके बेसिस पे तुम खुद देखो, जैसे ऑल नोड्स विल हैव आइदर वन, ओनली वन, और 0 चाइल्ड। ओके, ये बात भी सही है। ये ट्रू फॉल्स के लिए चीजें हेल्प करती हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन भी आप गलत नहीं करेंगे। और आजकल इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा बनने लग गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स और ट्रू, लाइक दिस। ठीक है। ऑप्शन, आजकल ऐसे क्वेश्चन बन गए हैं, ऑप्शन ए, बी, या स्टेटमेंट 1 और 2 दे दिया और 3 दे दिया, अब पूछ लेगा कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ओनली वन, ओनली 1 and 2, ऐसे करके। तो इसलिए नॉलेज चाहिए। ओके। इसके बाद हमने क्वेश्चन किया था एवियल ट्री में, जिसका मैंने फॉर्मूले के थ्रू बताया था। एवियल ट्री में आप कैसे काउंट कर सकते हैं मिनिमम नोड्स किसी हाइट पे, तो ये मिनिमम नोड्स के लिए क्वेश्चन था। मैक्सिमम तो सबके लिए सेम था, 2h+1 - 1, क्योंकि मैक्सिमम में आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये करना हमने सीख लिया था। ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो करके बता दिया था कि ये एक्सटेंडेड फिबोनाची सीरीज भी आप इसको बोल सकते हैं, जिस तरीके से ये फॉर्मूला वर्क करता है। ये फॉर्मूला कल आपको बता दिया था, है ना? इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्री बनाना बताया था। एक्सप्रेशन ट्री कैसे बनता है, अब कभी कभी पूछ लेगा कौन सा ऑपरेटर, ये तो छोटा सा एक्सप्रेशन ट्री है, बाद में सॉल्व होगा, है ना? ये कौन ऊपर आएगा, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन ट्री ठीक है? ये बात समझ में आ रही थी? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं कल? नो। ओके। चलो, तो टाइम नहीं लगाते हैं। फिर आपके पास बाइनरी सर्च ट्री। तो मैंने अब इसमें क्वेश्चन किया था, जैसे बाइनरी सर्च ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी हमने परसों कर ली थी कि इसमें कितनी आती है। ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री में सर्च करने के लिए बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है कि रूट पे ही मिल जाए, तो बेस्ट केस हो सकती है ऑर्डर ऑफ 1। और वर्स्ट केस क्या हो सकती है इसमें, अगर ट्री सही स्ट्रक्चर का है तो क्या हो सकती है वर्स्ट केस? देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, जनरली अगर ट्री एक, मतलब कहना चाहिए कि बैलेंस्ड फॉर्म में है, तो बैलेंस्ड में है तो लॉग एंड टाइम में मिल जाएगा। कैसे? रूट से कंपैरिजन होगी। अब आपको जो ढूंढना है मिनिमम, तो वो कहाँ होगा, लेफ्ट में। कल हमने इसकी एल्गोरिथम भी बना के देखी थी। जब तक एलपीटीआर नल नहीं हो जाता तब तक आप लेफ्ट के लेफ्ट में मूव करते रहेंगे। 5 का एलपीटीआर नल है ना, दैट मीन्स 5 आपका मिनिमम है। तो उसमें टाइम कितना लगता है, ऑर्डर ऑफ log n। ठीक है। बट अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया था वर्स्ट केस ऐसा भी हो जाता है इसका, मान लो आपके पास n एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट ही कितने हैं, 5। इज इट ए बीएसटी और नॉट? इट इज ए बीएसटी ऑफ वर्स्ट फॉर्म। दैट्स वाई हमने एवीएल ट्री की जरूरत पड़ी थी। एवीएल ट्री में क्या फायदा था, हमेशा वो बैलेंस्ड जनरेट करेगा, है ना? हाँ जी। मगर इस वाले में आप देखो तो मिनिमम ढूंढने में ऑर्डर ऑफ एन टाइम भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है निताश्री? तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम में इसमें मिलेगा। आपके पास 5 ही एलिमेंट थे, तब भी कितनी कंपैरिजन के बाद मिनिमम मिलेगा? रूट से कंपैरिजन होगी, लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में, ऐसे करके आप चलते चले जाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम में लग रहा है वर्स्ट केस। अब अगर आपसे कोई एवीएल में पूछे कि एवीएल में बेस्ट केस में मिनिमम कितने में मिलेगा, या सर्च कर रहे हैं, तो रूट पे भी हो सकता है। हम्म। अब और जैसे आप यहाँ पे सोचो कि ऑर्डर ऑफ 1 में कैसे मिल सकता है सर, तो अगर ट्री इस फॉर्म का होता, कितने एलिमेंट है, 5, बट पहली कंपैरिजन में मिनिमम मिल गया ना, इसी का लेफ्ट नल हो सकता है ना, हो सकता है ट्री इस फॉर्म का हो। हम्म। समझ रहे हो बच्चों? हाँ जी। तो जैसे इसके क्वेश्चन कम क्यों बनते हैं कई बार, क्योंकि हमें या तो वो बताए कि बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है ना? क्योंकि बैलेंस्ड होगा तो अगर इस फॉर्म का है तब तो क्वेश्चन हम अलग तरीके से निकालेंगे। ठीक है। लेकिन अगर ट्री बैलेंस्ड नहीं है तब अलग निकलती हैं आउटपुट्स। ठीक है। एवीएल में आपकी सब चीजों के लिए बराबर हो गई थी। क्लियर हुआ? हम्म। हाँ जी। तो ये हमने बाइनरी सर्च ट्री में, और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन बीएफएस डीएफएस और चीजों में मिलेगा कि कौन सा पैटर्न सही है कौन सा गलत है। तो ये कल मैंने बताया था, इससे आपको ट्री नहीं बनाना। ट्री बनाओगे तो सभी का बना सकते हो, ट्री किसका नहीं बन सकता? किसी भी गिवन इनपुट के लिए ट्री तो आप बना ही सकते हो ना, बीएसटी, हम्म। या कोई सा मर्जी ट्री, हीप, जो मर्जी बनाना हो। तो ये ट्री नहीं था,
इट वॉज ए इनपुट सीक्वेंस कि आप इस सीक्वेंस से करते हुए गए हो, कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये करके देख लिया था, है ना। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि बीएसटी में जनरली ऐसा गिवन होता है कि कोई सा एक ऑर्डर गिवन है, जैसे प्री दे रखा है या केवल पोस्ट दे रखा है, और आपसे दूसरा पूछ लेगा। हमने बताया था कि ट्री में आपके पास जब तक दो ऑर्डर नहीं होंगे, प्री और इन या इन और पोस्ट, तब तक आप ट्री नहीं बना सकते, है ना। अब मेरे को इसने केवल प्री ऑर्डर गिवन किया था और मेरे से पूछा था पोस्ट ऑर्डर। तो बीएसटी में हमें पता था कि लेफ्ट से बड़ा होता है रूट और रूट से बड़ा होता है राइट। दिस इज द कंडीशन फॉर बाइनरी सर्च ट्री, है ना। इन ऑर्डर की कंडीशन कैसे होती है? इन ऑर्डर को हम कैसे ट्रेवर्स करते हैं कि पहले आप लिखते हैं लेफ्ट, देन आप लिखते हैं रूट, देन आप लिखते हैं राइट। ट्री बना हुआ ही इस फॉर्म में है कि रूट से छोटा लेफ्ट पे रहेगा और राइट में रहेगा। अगर आप इसे लेफ्ट रूट राइट के सीक्वेंस में लिखोगे तो इट इज द असेंडिंग ऑर्डर। तो बाय डिफॉल्ट जैसे प्री ऑर्डर में आपको कुछ दे रखा था या पोस्ट ऑर्डर में कुछ दे रखा होता, तो जो नोट्स है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। दैट विल बी द इन ऑर्डर फॉर दैट ट्री, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका इन ऑर्डर हो जाएगा। अब मेरे पास प्री और इन है, मैं ट्री बना सकता हूं और वहां से पोस्ट निकाल सकता हूं, है ना। फिर हमने करके दिखा दिया था ये, ओके। फिर हीप हमने किया था। हीप क्या था? कंप्लीट बाइनरी ट्री था। हीप की दो फॉर्म हो सकती है, मिनिमम हीप या मैक्सिमम हीप। मिनिमम हीप का मतलब होता है सबसे मिनिमम एलिमेंट सबसे ऊपर होगा इन ऑल द केसेस। मतलब जैसे ये रूट है तो इसके नीचे सारे इससे छोटे होंगे। 5 रूट है नीचे वाले के लिए, नीचे वाले सारे ट्री के लिए 5 रूट है, तो यहाँ पे 5 ही क्या होगा? बोलिए। नीचे 5 से नीचे सारे इससे छोटे होंगे, है ना। क्लियर है? कोई एक अनम्यूट भी रखो भाई, ठीक। तो ऐसे ही मिनिमम हीप बनाने के लिए फिर हमने क्या किया था, कैसे बनाता है कि ऑलवेज इंसर्ट इसमें किस फॉर्म में होता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री की फॉर्म में। तो हमने हीप का इंसर्शन कर लिया था। और अगर नेक्स्ट एलिमेंट सही आया है, लाइक जैसे 2 5 18 7 पड़ा था, 11 आया, तो 11 5 के नीचे इंसर्ट यहाँ पे होगा, कोई स्वैप की जरूरत नहीं पड़ी थी। फिर हमने 10 लाए थे, तो 10 को जब 18 के लेफ्ट में इंसर्ट किया था, 10 18 से छोटा नहीं है तो स्वैप होगा, ठीक है। फिर 10 की कंपैरिजन 2 से होगी, मगर 2 छोटा है तो स्वैप नहीं होगा। आपको पेपर में आ सकता है कितनी कंपैरिजन लगी, या आपको पेपर में आ सकता है कितने स्वैप लगे, ठीक है। या हीप बनाओ, तो वहां से काम खत्म हो जाएगा। हेलो, क्लियर है ये बात? तो यस हीप सर। इंसर्शन करना क्लियर था। हीप में डिलीशन करने के लिए बताया था मैंने, ये फाइनल हीप था जो हमारा बन के आया था इन सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट करके। फिर हमने हीप डिलीट किया था। तो हीप में डिलीशन मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज हीप में ऐसा, हीप में देखो जैसे स्टैक में होता है ना, आप इधर उधर कहीं से भी डिलीट नहीं कर सकते हैं, केवल डिलीट क्या होता है? टॉप। लाइकवाइज हीप में क्या होता है? कहीं से भी डिलीट नहीं कर सकते, हमेशा हेड ऑफ द, मतलब टॉप डिलीट होगा, यानी रूट डिलीट होगा, रूट एलिमेंट डिलीट होगा। तो हमेशा डिलीट होगा टॉप, यानी आप इसको कह सकते हैं रूट डिलीट होगा, है ना। रूट डिलीट होगा तो जैसे 0 को डिलीट करेंगे। सेकंड चीज क्या बताई थी मैंने? जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा, लास्ट एलिमेंट देखो ये है 11, तो ये इसकी जगह लेगा, बड़ा या छोटा नहीं, कौन जगह लेगा बच्चों? लास्ट एलिमेंट। तो लास्ट एलिमेंट इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। देन हीपिफाई करना है। अब जैसे आपने पहले स्टेप में रूट को डिलीट किया था 0 को, देन आपने 11 को रख दिया था 0 की जगह। अब 11, अब ये मिनी हीप है क्या? नहीं है, तो आप इसको हीपिफाई करेंगे। हीपिफाई मतलब हीप की प्रॉपर्टी में लाएंगे। कैसे लाते हैं वो आपको बताया था, लेफ्ट राइट से कंपेयर होगा, जो इन दोनों से छोटा है वो ऊपर। तो इन दोनों में छोटा कौन था? 1, 1 चला जाएगा ऊपर और 11 आता नीचे। जब यहाँ 11 है तो इन दोनों से कंपैरिजन होता, जो इन दोनों में छोटा था वो ऊपर जाता, तो 4 छोटा था इसलिए 4 ऊपर गया, 11 आ गया 4 की जगह, बाकी एरिया बिल्कुल ठीक है। नाउ दिस इज ए मेन हीप। अभी एक ही डिलीट किया था, फिर मैंने 1 को भी डिलीट करके दिखाया था, वो यहाँ पे था, फिर हमने 2 को डिलीट करके दिखाया था। तो मेरे ख्याल से हीपिफाई करते रहना, मैं जितनी बार भी डिलीट करेंगे। फिर हमने 4 एंड 5 भी डिलीट कर दिए थे। क्लियर? अब हमने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी थी। हीप इंसर्शन में क्या होता है? हीप इंसर्शन में हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट जैसे मुझे अब यहां इंसर्ट करना होता तो यहां आता। अब मान लीजिए यहां पे मैं 25 देता तो कोई स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ये अपनी सही पोजीशन पे नहीं है, सही पोजीशन पे नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हीपिफाई। उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी? लॉगिन। ऑर्डर ऑफ लॉग एन। तो हीप इंसर्शन की बेस्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? हीप इंसर्शन की बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ 1। अब हाँ, 1 क्यों? क्योंकि यहां लगाया, कोई स्वैप नहीं करना पड़ा। वर्स्ट केस में कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ लॉग एन। लॉगिन। बट हीप डिलीशन की आप बात करें तो हीप डिलीशन में बेस्ट केस में कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ लॉगिन।
ऑर्डर ऑफ लॉग एन। वर्स्ट में भी कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ लॉग एन। रीजन, देखो जब डिलीट करते हैं तो हमेशा डिलीट क्या होता है? टॉप। हाँ टॉप। बच्चों रटने की कोई चीज नहीं होती है। आप अगर समझ के करेंगे ना, जैसे हीप में इंसर्शन कर रहे हैं, बेस्ट केस में क्या आएगी? मैंने इंसर्ट किया, हो सकता है ना कोई स्वैप करने की जरूरत ही ना पड़े, तो ऑर्डर ऑफ वन में हो सकता है इंसर्शन की नहीं। हम्म। अब है ना, क्लियर है ये बात? यस सर। प्रदीप ये बात समझ आती है ना कि अगर हम इंसर्शन करेंगे तो हो सकता है कोई स्वैप करने की जरूरत ही ना पड़े, तो ऑर्डर ऑफ वन में हो जाएगा। मगर हो हाँ सर। सकता है ये स्वैप करते करते ऊपर तक जाता, तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम लग सकता है ना। हीप डिलीशन की बात करें तो हीप डिलीशन में क्या होगा, जब अगर मुझे एक और डिलीट करना होता तो मैं क्या करता? अगला एलिमेंट कौन डिलीट होगा? यहां तक डिलीट हो चुके थे तो 5 डिलीट होगा, है ना। 5 डिलीट होगा तो लास्ट एलिमेंट 18 इसकी जगह लेगा। फिर इन दोनों में से जो छोटा है मतलब हीपीफाई करेंगे, तो लॉग एन टाइम लगेगा ही लगेगा उसको अपनी सही पोजीशन पे पहुंचाने में। तो दैट मीन्स आपको हीप डिलीशन में हमेशा कितना टाइम लगेगा? लॉग एन टाइम लगेगा। क्लियर है कि नहीं है? अब हीप में एक एलिमेंट को इंसर्ट करने की यहां पे हमने कॉम्प्लेक्सिटी लिख रखी थी, तो यहां पे आप लिख सकते हैं बेस्ट केस में कितनी ऑर्डर ऑफ वन, एंड वर्स्ट केस में कितनी ऑर्डर ऑफ लॉग एन। यहां पे एन एलिमेंट को इंसर्ट करने की अब क्या हो जाएगी? एन एलिमेंट को इंसर्ट करने की कितनी हो जाएगी? एक की वर्स्ट लॉग एन लग रही टेन है तो लोग। एन की कितनी हो जाएगी? एन लॉग एन। ठीक है। एक एलिमेंट डिलीट करने में लॉग एन टाइम लगता है, तो एन को डिलीट करने में कितना लग जाएगा? एन लॉग एन। और मैंने आपको बताया था अगर हीप जो भी आपको एलिमेंट्स गिवन थे, जैसे हमें ये एलिमेंट्स गिवन थे शुरू में, मुझे क्वेश्चन ये आता है इसका हीप सॉर्ट के थ्रू इनको सॉर्ट कर दीजिए, तो मैं क्या करता? पहले इनसे एक हीप बना लेता, जैसे कि मैंने ये बना लिया। इसको बनाने में मुझे टाइम लग जाता है एन लॉग एन। देन हम इसको वन बाय वन डिलीट कर देते, तब हमारा टाइम कितना लग जाता? एन लॉग एन डिलीट करने में भी, एन के एन एलिमेंट्स। मगर जब आप डिलीट करके लाएंगे तो इसको सॉर्टेड फॉर्म में रखेंगे, तो ये आपको सॉर्टेड दिख रहा होगा, है ना। क्लियर हो रही है भाई बच्चों हाँ बात? जी। हाँ जी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? हीप डिलीशन हो जाएगा। ओके। और हीप विद इन द एरे ही सॉर्ट होता है। तो हीप कैसा सॉर्ट होता है? हीप सॉर्ट कैसा होता है? स्टेबल होता है। वो सॉरी इन प्लेस होता है, हीप में इन जरूरत प्लेस। नहीं होती ना एक्स्ट्रा वाले की। बट ये स्टेबल नहीं होता, तो देखो स्टेबल क्यों नहीं है, रीजन क्या है? मैं इसको डिलीट करूंगा जब, तो मैं ये नहीं देखूंगा अब इसके जैसा कोई और पड़ा था, मतलब इक्वल एलिमेंट भी होते, ये तो लास्ट एलिमेंट से इसको स्वैप करेगा और उसकी पोजीशन को हीपिफाई कर देगा। तो ऐसा भी पॉसिबल है इसमें कि जो एलिमेंट पहले आ रहा था उसमें वो बाद में आ जाए। ये बात समझ आ रही है बच्चों? क्योंकि इंसर्शन के टाइम पे एलिमेंट्स कहीं और जाके हो सकते हैं, और डिलीट करेंगे वन बाय वन तो कहीं और जा सकते हैं। मैंने आपको करना सिखाया था ये स्टेबल सॉर्टिंग में, कि स्टेबल आप किसको किसको कंसिडर हाँ करेंगे, जी। है ना। हम्म। जैसे कि बबल सॉर्ट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो रहे थे तो वो स्टेबल था। हम्म। क्विक में क्या और कौन सा था? इंसर्शन सॉर्ट में भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कर रहे थे, वो भी था। तो बबल हो गया, मर्ज। ये हो गया। मर्ज। मर्ज सॉर्ट में भी हम कॉरस्पॉन्डिंग को करके चल रहे थे, वो भी था। लेकिन हम्म। क्विक सॉर्ट में हम पहले को करते हैं, पूरे से कंपैरिजन करते हैं, जो छोटा होता है उसके साथ इसको स्वैप करते हैं, तो क्विक सॉर्ट नहीं था। हम्म। लाइकवाइज एक्सचेंज सॉर्ट में हम पहले को मिनिमम मानते हैं, पूरे एरे से कंपेयर करते हैं, जो सबसे छोटा आता है उसके साथ इसको स्वैप करते हैं, तो वो भी नहीं था। हीप सॉर्ट में आप देख ही रहे हैं जब आप डिलीट करते हैं तो पहले को मिनिमम डिलीट होता है और लास्ट एलिमेंट से इसको छोड़ करते हैं, और फिर कंपैरिजन होके ये अपनी जगह पे पहुंचता है, तो हीप भी नहीं है। क्लियर हो गई? तो हीप सॉर्ट भी हमारा साथ में हमने डिस्कस कर लिया। मैंने आपको बिल्ड हीप बताया था। बिल्ड हीप क्या होता है? हीप की फॉर्म, जो जब हीप बना हुआ है तब उसकी फॉर्म को बिल्ड हीप बोलते हैं बच्चों। बात समझ में आ रही है? हम्म। हाँ जी। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे, तो बिल्ड बिल्ड हीप से मतलब उसमें मैंने बताया था किसी भी ith एलिमेंट का अगर पेरेंट ढूंढना हो तो i/2 के लोअर हाफ पे होगा, है ना। इसमें हमने किया भी था, जैसे मेमोरी में पड़े हुए हैं, तो मान लीजिए सेवंथ किस लोकेशन पे है? 6 पे, है ना। 7 का पेरेंट कहाँ होगा? i/2 के लोअर हाफ पे। 7 है 6 पे, तो बाई टू यानी 3। तो देख लीजिए 7 का पेरेंट कहाँ पे है? 9 पे है ना। हाँ क्लियर जी। है बात? ऐसे ही आप किसी का भी देख सकते हैं, तो हीप में पेरेंट कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे होगा, वो हो गया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये वाले हीप के लिए। मिन हीप में मिनिमम कहाँ मिलेगा बच्चों? कोई रटने की जरूरत ही नहीं है। मिन हीप में मिनिमम कहाँ होता है? टॉप पे होता है। तो प्रिंट हम्म। कर दीजिए रूट को, तो हमें पूरे में मिनिमम ढूंढने की जरूरत ही क्या है? प्रिंट रूट। टाइम कितना लगेगा इसमें? ऑर्डर ऑफ वन। और आकांक्षा इसको अगर हम टेक्निकली देखें तो रूट हमेशा जीरो लोकेशन पे होगा ना, पहली वाली पे। तो प्रिंट कर दो एरे ऑफ वन। और अगर आप
सी वगैरह में इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो ए ऑफ जीरो को प्रिंट कर दो, दैट इज योर, अभी ये मैक्स हीप के केस में मैक्सिमम एलिमेंट है ना, हम्म। क्योंकि मैक्स हम्म। हीप की एरे रिप्रेजेंटेशन हमने देख रखी है। ठीक। हाँ जी। तो मैक्स हीप में मैक्सिमम कितने टाइम में मिलेगा, ऑर्डर ऑफ वन टाइम में। वन। और मैक्स हीप में मिनिमम ढूंढना हो, अब देखो आपके पास ये मैक्स हीप था, मान लीजिए ये आपका कोई मैक्स हीप है, इसके अंदर मैक्सिमम ढूंढना हो तो वो तो मिल गया, मिनिमम ढूंढना हो तो मुझे नहीं पता वो लेफ्ट में है कि मतलब राइट में। हाँ, ट्रैवर्स करना तो पड़ेगा। पूरा पूरे का पूरा एरे ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि मिनिमम का प्रोग्राम करके आए। मिनिमम का प्रोग्राम हम्म। कैसे करते हैं, लाइक दिस इज योर एरे, आप नहीं बता सकते ना कहाँ पे है, हाँ जी। तो इसलिए पूरे से ट्रेवर्स करेंगे, ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा। लेकिन बीएसटी में तो कंडीशन होती है ना, आप रूट के बाद मिनिमम ढूंढना है तो केवल लेफ्ट में जाओ ना, राइट में क्यों जाना है। अच्छा। और अगर मैक्सिमम ढूंढना है तो राइट में जाओ, लेफ्ट में क्यों जाना है, तो हर बार कुछ तो एलिमेंट घटेंगे ना, तो दैट्स वाई हम्म। उसमें ऑर्डर ऑफ लॉग एन में आप ढूंढ सकते हैं मिनिमम या मैक्सिमम, तो ये रटने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक सो। ठीक है। हम्म। अब और क्या क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन बताया था मैंने कि आपको चेक करना, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ये हीप है या नहीं है। हेलो, क्या ये हीप है या नहीं है। फर्स्ट वाला नहीं है। फर्स्ट वाला नहीं नहीं है। है, क्योंकि ये हीप की अब देखो मैक्स हीप, हाँ। अगर हम देखें 18 के नीचे सारे छोटे हैं तब सही बात है, छोटे हैं सही बात है, छोटे हैं सही बात है। मगर आप देखें हीप कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये एलिमेंट यहां इंसर्ट होने चाहिए थे जो यहाँ पे है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं है इसकी, तो इसलिए ये नहीं है। ये बात क्लियर हुई। हाँ जी। तो यानी ये नहीं है। इसमें क्या है, 5 से छोटा 7 है और ये इसके लेफ्ट में है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है। हम्म। और आकांक्षा आप म्यूट कर लो, आवाज आ रही है ज्यादा। और यहाँ पे सी में ये है क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, या कोई भी म्यूट कर लो बाकी। तो ये आपका एक मैक्स हीप है। अब बच्चों एक क्वेश्चन ज्यादा आता है, क्वेश्चन अभी ध्यान आया उसका, एक बार देख लेते हैं। हम्म, हेलो, कनेक्टेड हाँ है क्या सर। सब, ये स्क्रीन क्यों हाँ नहीं सर। खुल रही भाई। जी सर। एक तरीके का क्वेश्चन आपको दिखाना है मुझे, देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन आपकी समझ के लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए एक सेकेंड इसको ले लेते हैं। गेट की तो खैर अच्छी बात ये होती है कि वो क्वेश्चन को फिर पूरा बता भी देता है, अगर नया क्वेश्चन होता है ना कुछ नए टाइप का, तो वो बता देता है। ये 3-4 क्वेश्चन और करके, और ये गेट के क्वेश्चन है तो इनका लेवल आप समझ सकते हैं, और अगर आप ये सॉल्व करने में कर सकते हैं तो बाकी भी आप कर ही लेंगे, है ना। ये ऐसे दो हल्के हल्के क्वेश्चन ये टाइप के कराने चाहिए आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है एंड क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक सो ये भी हल्का ही है। हाँ जी, चलिए वापस जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन देखते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। बच्चों क्वेश्चन विजिबल है, और इसको थोड़ा बड़ा कर यस लेता सर। हूँ, हाँ सर। थोड़ा अच्छे से विजिबल हो जाएगा आप लोगों को। ये 4 क्वेश्चन आप कर लोगे ना, तो फिर उसके बाद इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत आसानी से, मतलब हीप का पूरा आइडिया ही क्लियर हो जाएगा।
तो ये सबसे छोटे से हल्के से शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, इनमें से आपको बताना है कौन सा मैक्स हीप नहीं है। आप सॉल्व कर लीजिए अपने दिमाग से, फिर मुझे आंसर देना। एबीसीडी की ऐसी जरूरत नहीं है, मैं और जूम कर देता हूँ इसको। सर ऑप्शन ए। अभी कौन सा हीप है ये बताना है, सॉरी, कौन सा मैक्स हीप है। ऑप्शन नंबर बी। 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 ओ, कौन सा मैक्स हीप है, केवल ये बताना था, है ना। तो हाँ, आपको दिख बी। रहा है पहला वाला हीप क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि क्योंकि हीप की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर 5। रहा, तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। ये बाकी तीन हीप की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, तो इनको हमें देखना पड़ेगा। ठीक। अब बी में 10 ऊपर है, 8 6 बाकी सब इससे छोटे हैं। ओके, 8 के नीचे इसके छोटे हैं, 6 के नीचे इसके छोटे हैं, मतलब ये बी ऑप्शन सही है। 10 के नीचे छोटे हैं बट 5 के नीचे 8 नहीं है, इसलिए ये नहीं है। और 5 के नीचे 8 आ गया, ये वैसे ही कैंसिल हो गया। समझ आ गई क्वेश्चन? हम्म। कोई भारी बात थी नहीं थी, है ना। नहीं। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन ये वाला देखने के लिए मैंने वो खोला था। कंसिडर ए बाइनरी मैक्स हीप इम्प्लीमेंटिंग यूजिंग एन एरे। समझ गए, जो उसकी एरे रिप्रेजेंटेशन होती है, इससे हीप बना रहा हूं। विच इन द फॉलोइंग एरे रिप्रेजेंटेशन, एरे रिप्रेजेंट्स मैक्स हीप। मतलब समझ गए, ये आपकी एरे रिप्रेजेंटेशंस दे रखी हैं, इनमें से हम्म। कौन सा मैक्स हीप की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। तो बच्चों ये सब आपको क्या गिवन कर रखे हैं, बिल्ड हीप कर रखे हैं। बिल्ड हीप समझ गए ना, जो मेमोरी में उसकी अरे। रिप्रेजेंटेशन होती है। तो देखो, अच्छा पहले मैं दोबारा इस चीज पे आता हूं। इस एरे की मैक्स हीप में रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, इस वाले हीप की। अगर ये हीप है तो 10 8 6 4 5 1 और 2 ऐसा ही होगा ना। हम्म। ये चूंकि ये अभी है नहीं, ये क्या ये है, हीप है, ये नहीं था ना। बट अगर इसे मेमोरी में रिप्रेजेंट करता तो ये होता ना। हाँ जी। बट मैं इसे देख के बता सकता हूं, अगर मैं आपको हीप बना हुआ दिखाया तब तो मैं देख के बता पा रहा हूं कौन हीप है कौन नहीं है। ये अगला वाला क्वेश्चन आपसे होना नहीं है, ठीक है। जबकि ये वाला आपने कर लिया और दोनों सेम है, वही डिफरेंस समझा। आप देखो पेपर में ये आता, आपकी किस्मत, आप कहते हैं मौज आ गई, है ना। पेपर में ये आता कि सर पता नहीं क्या आ गया। समझ रहे हो बच्चों, बात समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी। अब इनमें से कौन सा है आप बता सकते हो? अच्छा पहले ये देख लो कौन सा है, बता सकते हो क्या? हम्म। कौन सा इनमें से मैक्स हीप है? आंसर मी। अब देखो ए। पहला वाला कितनी जल्दी आ गया था। ए है, पहला। फर्स्ट तो नहीं है। फर्स्ट नहीं है। अब देखो बच्चों, इसके लिए ना मैं चार ऑप्शन आपको वैसे तैयार करके दे देता हूं। ए, अगर इस बिल्ड हीप से मैं एरे बनाऊंगा। अब देखो, कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे वो बीएसटी वाला क्वेश्चन दिया था ना, उसमें उसने कहा था कौन सा सीक्वेंस है 80 को ढूंढने का। लाइक वाइज ये कह रहा है इनमें से कौन सा मैक्स हीप है। इससे मैक्स हीप बनाना नहीं है। कभी सोचो मैक्स हीप बना लो, फिर तो बन ही जाएगा। तो मैक्स हीप का मतलब इसे एज इट इज रख दो, 25 12 16 लास्ट 13 ऑप्शन। 10 8 एंड 14। क्या ये हम्म। मैक्स हीप है बच्चों? नहीं। निताश्री क्या ये मैक्स हीप है? अगर इधर इसे ही देखते केवल तो नहीं है, क्योंकि 12 से छोटा उसके लेफ्ट में जा रहा है, तो यानी ये नहीं हो सकता। ठीक इजी है, नहीं है। इससे बनाना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी का अगर पिक्चर की टर्म में देता तो ये था 25 12 16 13 10 8 एंड 14। अब इजी इसे नहीं देखो है। क्या ये है, नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, 25 ये 14 16। बस इनको तो वैसे भी इवेलुएट, मतलब हम वैसे भी कैंसिल कर सकते थे, क्योंकि फर्स्ट थ्री ऑप्शन में 16 के बाद 13 ही है और सबका यही बनता 12 के नीचे। आकांक्षा उस तरीके से काम होता ना है। 16 के तीन। बाद में जो है 13 है, बट 13 ना हाँ। इसके लेफ्ट में आ रहा है, उसका 16 से कोई नहीं, मतलब ही नहीं है। मैं बात वो नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि जो सीक्वेंस है एलिमेंट्स का फर्स्ट थ्री ऑप्शन में वो सेम है टिल टिल 8। यानी कि हाँ, मतलब 16 के नीचे 8 तक तो आएगा, फर्स्ट तो हम बना के पहले देख ही तीन का सकते हैं। 14 है ना, यहाँ पे 14 है। 14 के नीचे 13 में कोई दिक्कत ही नहीं है ना, पहले तीन में कहां से दिक्कत आ रही है? यहाँ पे तो 14 है सीधा। मैडम। देखो अभी कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले इसलिए कैंसिल हो रहे थे, 12 के नीचे 13 आ रहा है। इसलिए इसमें हम्म। देख के आप अगर देख के करने की कोशिश करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब वो कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ खा जाएंगे, ये है कहने की बात। देखो यहाँ पे 14 था, 12 था तब काम चल रहा था, आगे पीछे छोटे बड़े एलिमेंट होने से ये नहीं पता चलेगा कौन बिल्ड है कौन नहीं है।
क्लियर हो रही है बात? तो 16 के अब यहाँ पे क्या आ चुका, 13 10 तक हो चुका, 8 और 12 ये है, ये यही है, है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आई है ना? ऑप्शन नंबर डी क्या था तुम्हारा, 25 14 12 13 10 नहीं नहीं 8 है। और 16, ये नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि 12 के लेफ्ट में हाँ। 16 है, तो पूरा करके ही पता चलेगा, ऐसे देख के पता नहीं चलना। बच्चों मैं बात ये कहना चाह रहा था, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया, वो 1-2 मिनट इसलिए एक्स्ट्रा लगाई, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता ना, आपने जितना पढ़ रखा था शायद उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को आप छोड़ ही आते, है ना? बात समझ में नहीं, आपने बताया तो था ये करना। आई? चलो बढ़िया है। अब व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द एरे आफ्टर टू डिलीट ऑपरेशन ऑफ द करेक्ट आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, ये दोनों लिंक्ड क्वेश्चन थे, यानी ये 2 नंबर का क्वेश्चन था और ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, और गेट में 4 नंबर बहुत होता है, 25 पे जनरल के लिए क्वालिफाई होता है, और 12,400 तो स्कॉलरशिप मिलती है उसके बाद, ठीक है, पर मंथ, 2 साल के लिए हम टैग करते हुए। खैर, यहाँ पे आ जाते हैं, प्रीवियस करेक्ट आंसर कौन सा आया है, सी था ना, तो सी में क्या है, 25 14 16 लिख लेते हैं एक बार, 25 14 16, देन 13 10 8 12, 13 10 8 और 12, यानी एरे आपका कौन सा था, एरे ये था 25 14 16 13 10 8 एंड 12। अब इसने कहा 2 डिलीट करने हैं, उसके बाद करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, आपको पता है 25 डिलीट हो जाएगा, 25 के बाद जो सबसे बड़ा है वो डिलीट हो जाएगा, नहीं 16 डिलीट हो जाएगा। अब सोचो आप होशियारी करके कि 25 और 16 जिसमें है उसे हटा देना, मगर किसी में 25 और 16 नहीं है, यानी आपको डिलीट ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। अब डिलीट ऑपरेशन जिसे नहीं आता वो नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे 25 को डिलीट करेंगे, 12 इसकी जगह लेगा, ऐसा ही होगा ना, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, 12 जाएगा ऊपर, अब 12 ऊपर मैक्स हीप नहीं है ये, 14 और 16 में से जो बड़ा है वो उसकी जगह लेगा, तो 16 आ जाएगा, 16 आया राइट से, यानी लेफ्ट वाले को कुछ होना ही नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, है ना? अब ये यहाँ पे नीचे क्या आया था, 12 में 16 ऊपर चला गया था, 12 नीचे आया था, 12 और 8 अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। बोलिए, हो गया एक डिलीट? हाँ जी सर। एक डिलीट के बाद अगर ये पूछता ना एरे रिप्रेजेंटेशन, तो एरे में क्या पड़ा होगा गौरव इस टाइम पे, 16 14 12 13 10 8, यही तो होगा ना? इज इट क्लियर? अगर एक और डिलीट ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, ठीक है, मान लो एक और डिलीट करना है, तो डिलीट कौन होगा, 16, यानी 25 डिलीट हो चुका और 16 डिलीट हो चुका, 16 होगा तो 8 इसकी जगह लेगा, 8 जगह लेगा तो 14 और 12 में से जो बड़ा है वो ऊपर जाएगा, बड़ा कौन है 14, तो 14 ऊपर जाएगा, 12 को छोड़ दो, ठीक है। अब ये आ गया तुम्हारा 8 नीचे, यहाँ पे 8, 13 और 10 में से कौन बड़ा है 13, तो 13 आएगा ऊपर, 8 आएगा नीचे। अब इसका बिल्ड हीप क्या बनेगा बच्चों, फाइनल वाला, 14 13 12 8 और 10, देख लो किस में है, 14 13 12 8 और 10, ऑप्शन नंबर डी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी कहानी बहुत अच्छे से कि नहीं, यस सबको यस क्लियर है भाई? सर। हाँ, यस सर। ओके, हीप का रिवीजन भी हो गया, काम भी हो जाएगा। अब ये एक क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, बट गेट की खूबसूरती यही है, अगर कुछ नई चीज वो बताता है, 3 एरे मैक्स हीप बोल दिया, 3 एरे नाम का कुछ होता ही नहीं है ना, इसलिए इसने पूरा समझाया कि इंस्टेड ऑफ 2 चिल्ड्रन हर नोड के 3 चिल्ड्रन होंगे, लाइक जैसे ऐसे, है ना? क्लियर हो रही है भाई? हेलो, बस यही इसने पूरा यस एक्सप्लेन कर रखा है, उसे क्या बोल रहे हैं हम, 3 एरे मैक्स हीप। अब इसमें से पूछना है कौन सी एरे रिप्रेजेंटेशन मैक्स हीप की नहीं है। अब देखो पहला तो स्टार्टिंग किससे हो रहा है, 1 से, एक तरीके से ये मिन हीप के केस में बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन थी, ये मिन हीप था पहला वाला, हेलो, मगर इसके केस में ये नहीं है, तो पहला वाला तो नहीं है, देखते ही पता चल जाता, बनाने की जरूरत नहीं थी। अगला 9 6 3 और 1, अब यहाँ पे 8, क्या 8 इसके लेफ्ट में आ सकता था 6 के, नहीं सर। तो ये वाला भी नहीं है। ये आपको समझ आ रहा है ना, थीम क्यों लगा रहा हूं, उसने बोला है कि ये बिल्ड हीप कैसा है, 2 एरे वाला नहीं है, मतलब बाइनरी हीप नहीं है, टर्नरी हीप है, ठीक है। अगला करके देखो, 9 आ गया, 3 यहाँ पे, 6 यहाँ पे और 1 8 यहाँ पे, लेफ्ट में आया 5, क्या लेफ्ट में 5 पॉसिबल है 3 के लेफ्ट में, बड़े आने चाहिए थे, तो ये भी नहीं है, लास्ट वाला तो हो गई, यानी लास्ट वाला आपका क्या बन रहा है वो देख लेता है। लास्ट वाला आपका बन रहा है बच्चों, 9 आ गया यहाँ पे, 6 5 एंड 8, और इसके लेफ्ट में 3 एंड 1, क्या ये सही है? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको बना लेता है, 9 6 5 8, 9 6 5 एंड 8, देन 3 एंड 1। अब इसने क्या कहा है, सपोज द एलिमेंट 7 2 10 4 आर इंसर्टेड इन द ऑर्डर,
समझ रहे हो? तो वैलिड मैक्स हीप बनाना है और उसके बाद फाइनली एरे का रिजल्टेंट हीप क्या रहेगा, मतलब मेमोरी में क्या रिप्रेजेंटेशन होगी वो बता रहा है। क्वेश्चन क्लियर है भाई? क्या करना है, मुझे चारों इंसर्शन करना है। 7 इंसर्ट होगा, 7 के केस में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी बताइए, है ना? यानी अब नेक्स्ट हीप क्या बन जाएगा, 9 आएगा यहाँ पे, 7 चला जाएगा यहाँ पे, 5 और 8 से तो कोई समस्या है ही नहीं, और 7 की 9 से कंपैरिजन होगी, कोई स्वैप नहीं होगा। मतलब इसकी कंपैरिजन कहाँ कहाँ से हुई थी अगर आप देखते तो 6 से होगी, बड़ा है, फिर स्वैप होगा, 9 से होगी, बड़ा नहीं है, तो स्वैप नहीं होगा। यानी फाइनली 3 1 एंड 6 ये बन चुका बच्चों, कोई प्रॉब्लम? अब अगला इंसर्शन कौन होगा, 2, तो 2 आ जाएगा कहां पे, यहां पे। अगला कौन आएगा, 10, 10 इंसर्ट होगा, मगर 10 के केस में प्रॉब्लम आएगी, 10 जाएगा ऊपर, 5 आएगा नीचे। क्लियर हो रही है भाई बच्चों? फिर 10 की कंपैरिजन 9 से होगी, 10 चला जाएगा ऊपर, तो पहले इसे 7 वाले को तो लिख देता हूं 3 1 6 एज इट इज। यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ था, नीचे था 5, 10 ऊपर गया था, फिर 10 ऊपर चला गया था तो 9 नीचे आया था, तो 9 यहाँ पे, 2 यहाँ पे आपका क्या रह जाएगा 5, है ना? और ये 8 वाला तो एज इट इज था ही। अब क्या आया अगला एलिमेंट 4, 4 को एज इट इज इंसर्ट कर देंगे, कोई स्वैपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनली इसका मैक्स हीप क्या बनेगा, मतलब बिल्ड हीप मेमोरी में, पहले आएगा 10, फिर 7 9 8, 10 7 9 8 पहले ही ऑप्शन में है। अब आप आगे का भी देख सकते हैं, 10 7 9 8 के बाद आएगा 3 1 6, 3 1 5 कैसे आ रहा है? सर आपने ये पहले ये 956 था, आपने 65 रख दिया वहां पे। कहाँ पे? सर जैसे ये आपने ये बनाया ना, तो हाँ 1065 का रखा आपने, 56 था वहां पे शुरू में। पिछले क्वेश्चन में आप। हाँ सर, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे। अच्छा 9 5 6 था ये, तो 9, हाँ हाँ मैंने सर। 5 और 6 की जगह 6 और 5 कर दिया, वो गड़बड़ कर रखी है ना? तो यानी यहाँ पे क्वेश्चन ही क्या था, जल्दीबाजी में देखो क्या हुआ है यहाँ पे। 9 के बाद हमें बनाना क्या था, 5 और 6, फिर देन 8 था, देन 3 और 1 था। तो वही प्रॉब्लम फिर यहाँ पे भी कंटिन्यू रही, ये था 5 ये था 6, ये था 5 ये था 6, तो ऊपर जाना था ये, तो यहाँ आता 5 और यहाँ रहता 6। अब कहानी सही रहती तुम्हारी, ठीक है ना? तो अगर आप देखेंगे 10 7 9 8 3 1 5 2 6 4, क्लियर हो रहा है भाई बच्चों ऑप्शन नंबर ए? मेरे ख्याल से हीप इनफ क्लियर है भाई, हीप में और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतने से तुम्हारी काम चल गया होगा। ठीक है, ग्राफ स्टार्ट करते हैं। क्लियर है भाई सबको यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। ठीक, ग्राफ करते हैं, काम काम की बात करनी है, ज्यादा इधर उधर जाना नहीं है, और शाम को फिर इसको क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज का दिन डेडिकेटेडली इसके लिए काम कर लेना, ठीक है? अब आपके पास ग्राफ क्या है, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना? और नॉन नॉन प्रिमिटिव भी है, यानी ग्राफ को भी सब पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हैं। शुरू में हमने पढ़ा था नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर क्या होता है, ठीक है? कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स एंड एजेस, तो इसके अंदर क्या रहेंगे, नोड्स रहेंगे और एजेस रहेंगे। फॉर एग्जांपल आप छोटा सा कोई अगर बनाए ग्राफ, तो क्या बनेगा, ए मान लो, बी सी डी ई, और मान लो कैसे भी बना सकते हो, एफ जी, ये एक ग्राफ है। इसके अंदर ये ए सी डी ये सब क्या है, नोड्स हैं, बाकी सब क्या है, एजेस है, कैसे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, तो ये भी आपका एक ग्राफ है, ठीक है, नोड्स एंड एजेस की फॉर्म में। नॉन प्रिमिटिव क्यों, क्योंकि सब पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, है ना? नॉन लीनियर क्यों, क्योंकि मेमोरी में लीनियरली स्टोर नहीं होगा, या इसका एक्सेस लीनियर नहीं होता। अब एक्सेस जो करके दिखाएंगे, जैसे ट्रेवर्सल हम करते थे, तो एरे की ट्रेवर्सल कैसे होती है, लीनियरली होती है ना? स्टैक की कैसे होती है, एक के बाद एक होगी। क्यू को अगर एक्सेस करना हो तो कैसे होगा, लीनियर होगा। अब लिंक लिस्ट आपको देखने में लगे कि मेमोरी में तो कहीं पे भी स्टोर्ड है, क्या लिंक लिस्ट ऐसे एक्सेस हो सकती है ना कि पहले पहला एलिमेंट कर दिया, फिर पांचवा कर लिया, फिर कोई सा भी कर लिया? नहीं, एक्सेस होगी तो इससे इस पे जाना पड़ेगा, इससे इस पे, इससे इस पे, इससे इस पे। तो एक्सेस के बेसिस पे, यानी कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेवर्सल यू कैन से कि वेदर दिस इज लीनियर और नॉट लीनियर। अब आप ट्री में देखिए, ट्री में ए है, एक्सेस इसका लीनियर होता है क्या? ट्रेवर्सल करके देखिए तो लीनियर नहीं है ना, कि किसके बाद क्या होगा, तो इसलिए लीनियर नहीं होता। लाइकवाइज ग्राफ भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। निताश्री, प्रदीप, सौरभ, कोई भी, एनीवन, सर। अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है, ये बात ओके क्लियर हो गई भाई? जी सर। अब इसके बाद ये नॉन लीनियर क्यों है, नॉन प्रिमिटिव क्यों है, डिस्कस कर लिया, नोड्स और एजेस से मिलके बना है ना? अब दो तरीके के ग्राफ होते हैं, कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है और एक डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, इट इज ए कनेक्टेड ग्राफ।
कनेक्टेड ग्राफ वो होगा जिसमें हर नोड से दूसरे नोड पे जाने का रास्ता अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे एक्स होता, ये एक नोड है एक्स। अब क्या ये ग्राफ कनेक्टेड है? आप किसी भी नोड से एक्स पे नहीं पहुंच सकते, दैट मीन्स इट इज ए डिसकनेक्टेड ग्राफ। ये बात क्लियर है? बोलते रहो, जो टर्मिनोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है केवल वही बता रहा हाँ हूँ। सर। ऐसे तो ग्राफ थ्योरी आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो बहुत पूरा एक सब्जेक्ट है वो खुद में, तो हम केवल वो काम कर रहे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फिलहाल। ठीक है, तो कनेक्टेड ग्राफ क्या है? डिस्कनेक्टेड ग्राफ, जैसे ये डिस्कनेक्टेड है और ये ग्राफ कनेक्टेड है, ये कहानी हो गई। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ए बी सी और मान लो डी ऐसे रख दूं, तो ये इस टाइम कनेक्टेड है, ये डिस्कनेक्टेड हो गया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दो वर्टेक्स की भी है। जो डिस्कनेक्टेड वर्टेक्स होता है जिसपे पहुंच ही नहीं सकते, उसे बोलते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेटेड सिंपल इंग्लिश वर्ड्स हैं दोनों, तो आइसोलेटेड का मतलब पता है तो आइसोलेटेड वर्टेक्स आप समझ सकते हैं, जो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है दैट इज आइसोलेटेड। ओके, यानी इसकी डिग्री क्या होगी? 0। अभी कैलकुलेट करनी सिखाएंगे डिग्री क्या होती है। ट्री में डिग्री क्या होती है निताश्री? ट्री में डिग्री क्या होती है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए? अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूं तो ए की डिग्री कितनी है? दो है। ए की डिग्री कितनी है? 2। और बी की डिग्री कितनी है? 1 1। और डी और सी की डिग्री कितनी है? 0। यानी वहां पे हमने एक कंक्लूजन आपको निकाल के दिया था कि लीफ नोड की डिग्री क्या होती है? हमेशा 0 होती है। और जो लीफ नोड नहीं है उनकी डिग्री क्या होती है? मोर देन 0 होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे डिग्री ऐसे कैलकुलेट नहीं करते। डिग्री का मतलब होता है कौन किससे कनेक्टेड है। जैसे डी की डिग्री की अगर मैं बात करूं ना, तो डी की डिग्री कितनी है? 1 2 3 4 5, तो डी की डिग्री है 5। एफ की डिग्री की बात करूं तो एफ की डिग्री है 1 और 2, दो नोड से कनेक्टेड है। ठीक है, सी की डिग्री की बात करूं तो सी ए से भी कनेक्टेड है, डी से भी कनेक्टेड है 3 और सर। ई से भी कनेक्टेड है, तो सी की डिग्री कितनी है? 3, है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पे एम भी होता, तो बी की डिग्री आप ये नहीं है 3 कहोगे कि बी ए से भी कनेक्टेड है, डी से भी और एम से भी। बी की डिग्री कितनी है? 2, क्योंकि इसके 2 चाइल्ड है। तो ग्राफ और जब ट्री पढ़ाया था तब भी ये डिफरेंस आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे आइसोलेटेड वर्टेक्स समझ में आ गया, डिग्री 0 होगी, क्योंकि देखो डी तो किसी से कनेक्टेड है ही नहीं ना। क्लियर है भाई बात? अब एक चीज होती है पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स, पेंडेंट क्या होता है? अच्छा, पेंडेंट होता है, मान लो कोई आपका नेकलेस है, इसमें कुछ टांग रखा है आपने, दिस इज ए पेंडेंट होता है। तो पेंडेंट एक ही चीज से तो कनेक्टेड होता है, मतलब अगर इसे हम देखें तो इस अपने हार में सिर्फ एक ही जगह तो कनेक्शन है इसका। तो पेंडेंट, जैसे यहाँ पे पेंडेंट क्या है आपके? बी और डी, इस वाले नोड में देखो तो पेंडेंट वर्टेक्स है। क्लियर है भाई? ग्राफ 1 में पेंडेंट वर्टेक्स कौन कौन से हैं? बी एंड डी। अगर इसे ग्राफ 2 मानता हूं, इसके अंदर पेंडेंट वर्टेक्स कौन है बताना, जिनकी डिग्री 1 है? बोलो भाई। ए बी और ए सी। ए ए और बी, सी। हाँ तो बी और सी जो बता रहा है भाई, ए एंड सी। ठीक है, इस वाले में पेंडेंट वर्टेक्स कौन है? ए एंड सी। ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्लियर होगी होगी। कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, डिग्री किसी ग्राफ के नोड की निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है और पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है। क्लियर हो गई? सबको यस क्लियर सर। है ये बात? अब हमें 3 4 तरीके के ग्राफ पढ़ने हैं। साइक्लिक ग्राफ क्या होता है, साइक्लिक ग्राफ क्या होता है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्री और ग्राफ में कई बार डिफरेंस पूछता है, तो वहां से आ जाएगा। एक नल ग्राफ, नल ग्राफ क्या होता है बच्चों? अब नल ग्राफ मतलब कुछ है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। बट वही बात है, जब ग्राफ होगा ही नहीं तो फिर ग्राफ ही क्यों बोल रहे हैं नल ग्राफ को? यानी कुछ ना होगा तो नल ग्राफ थोड़ी बोलेंगे। जिसमें नोड्स तो हैं बट क्या नहीं है, उनकी कनेक्शन नहीं है एज कोई नहीं है किसी सर। से, यानी एजेस नहीं है। ऐसे ग्राफ को हम नल ग्राफ बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन आप ये भी तो बोल सकते हो, जिसके अंदर सारे नोड्स की डिग्री 0 होती है वो क्या कहलाता है? नल ग्राफ। बोल सकते हो कि नहीं? हाँ सर। तीसरी हाँ जी डेफिनेशन सर। ये भी बोल सकते हैं हम कि जिसके अंदर सारे पेंडेंट वर्टेक्स होते हैं वो भी नल ग्राफ होता है। बोल दो। वो सॉरी, पेंडेंट कह रहा हूं, कौन से? आइसोलेटेड आइसोलेटेड वर्टेक्स होते ग्राफ। हैं। आइसोलेटेड वर्टेक्स होता है। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ भी, मतलब वो ट्रू फॉल्स में काम दे जाएगा आपको। अब नेक्स्ट करते हैं साइक्लिक ग्राफ। देखो बच्चों, साइक्लिक ग्राफ क्या होता है? अगर साइकिल प्रेजेंट है, साइकिल का मतलब क्या होता है? मोर देन वन पाथ, मोर देन वन पाथ अगर अवेलेबल है ना हमारे पास, तो उसको क्या बोलेंगे? साइकिल बोलेंगे। जैसे
आप देखिए ए से डी पे जाने के कौन कौन से रास्ते हैं। ए से बी पे जा सकते हो और बी से डी पे जा सकते हो, या ए से सी पे जा सकते हो और सी से फिर डी पे जा सकते हो, या ए से डायरेक्टली डी पे जा सकते हो। तो क्या एक से ज्यादा रास्ता अवेलेबल नहीं है क्या इस छोटे से ग्राफ में भी बात करूं तो? हेलो, यस जी सर। सर। ये ना अनम्यूट ही रख लो, ये है ना, कोई एक तो अनम्यूट ही रहे। ओके सर। साइक्लिक ग्राफ क्या होता है? जिसके अंदर एक से ज्यादा पाथ अवेलेबल होता है, उसको साइक्लिक ग्राफ बोलते हैं। एसाइक्लिक ग्राफ क्या होता है? जिसके अंदर साइकिल प्रेजेंट नहीं होता, यानी ओनली वन पाथ होगा किसी भी नोड से दूसरे नोड पे जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दो ग्राफ लिए हैं, आप इस ग्राफ में है ना, मुझे ये बताइए कहीं ए से मुझे डी पे जाना है, क्या रास्ता है ए से डी पे जाने का? एक ही एस एस बी सी से ए डी से डी सी से पे डी। जाना पड़ेगा, सी से बी पे, बी से डी पे। क्या इसके अलावा कुछ और रास्ता है? ना सर। नहीं है ना? अच्छा, ये एक ट्री का एग्जांपल ले रखा है। ट्री भी एक एसाइक्लिक, जैसे ट्री की एक डेफिनेशन ये हो सकती है, एन एसाइक्लिक ग्राफ इज ए ट्री। तो आपको ट्रू फॉल्स में ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगी, इसलिए इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए एक बार, मुझे एच से डी पे जाना है, क्या रास्ता होगा? एच से जाऊंगा मैं एफ पे, यहां से बी पे, बी से ए पे, ए से सी पे और सी से डी पे। इसके अलावा कोई और रास्ता हो सकता है क्या? नहीं। आप किसी भी नोड से किसी भी दूसरे नोड पे जाएंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। ट्री एक एसाइक्लिक ग्राफ होता है, ट्री में कभी भी साइकिल प्रेजेंट नहीं होती है। तो साइक्लिक और एसाइक्लिक ग्राफ का डिफरेंस माइट भी क्लियर होगा। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी, और ऐसे कई हैं, एन वर्टेक्स होंगे जिसमें एन माइनस वन एजेस होंगी। देखो, मैंने ये किसके पर्सपेक्टिव में लिखा है? एसाइक्लिक ग्राफ में एन वर्टेक्स होता है तो एन माइनस वन एजेस होती है। आप, ये एसाइक्लिक ग्राफ है, कितने वर्टेक्स हैं इसमें ही ना? और 4। तो और एजेस कितनी है? 3। ठीक। ये वाला ग्राफ आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टेक्स है। एजेस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आप जो मर्जी एसाइक्लिक ग्राफ देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, जो एसाइक्लिक ग्राफ है उसके अंदर एन वर्टेक्स और एन माइनस वन एजेस होंगे। रिवर्स इज नॉट ट्रू। लाइक, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज यू आर हैविंग ए ग्राफ लाइक दिस, ए बी सी एंड डी। हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर? 4। 4 नोड्स हैं। एजेस कितनी है? 3 एजेस है, यानी n vertex, n minus 1 edges. Now tell me, is it a cyclic graph? acyclic है नो ये? सर। नो। तो नो। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है, मगर अगर उस डेफिनेशन को मैं ऐसे बोल दूं ना कंप्लीटली, ए ग्राफ विद n vertex, n minus 1 edges is a cyclic graph. Is it true or false? बोलो भाई। ट्रू। ट्रू। फॉल्स। अरे यार, अभी तो यही कनेक्टेड भी समझाया है होना यार। चाहिए। इंग्लिश हल्की है कैसी? ए ग्राफ विद एन वर्टेक्स, ये ग्राफ है विद एन वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स हैं और 3 एजेस हैं, तो ये एसाइक्लिक है? कह नहीं सकते ना। बट अगर इसको ऐसे बोलूं, ए एसाइक्लिक ग्राफ विल बी हैविंग n vertex, n minus 1 edges. Is it true or false? ये को हाँ, ये बात है ट्रू और ट्रू ये है बात है सर। फॉल्स। एसाइक्लिक ग्राफ अगर है तो उसके अंदर n वर्टेक्स होंगे, n माइनस वन एजेस होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। मगर एक ग्राफ जिसमें n वर्टेक्स होंगे, n माइनस वन एजेस होंगी, वो एसाइक्लिक होगा? जरूरी नहीं है। ऊपर ही एग्जांपल लिखा हुआ है यार। कितने वर्टेक्स है इसमें? 4। एजेस कितनी है? 3। क्या ये एसाइक्लिक दिख रहा है आपको? नहीं ना। नहीं सर। अब मान लो मैं ये लिख देता, एक कनेक्टेड ग्राफ, एक कनेक्टेड ग्राफ with n vertex, n minus 1 edges is a acyclic graph. अब अगर इस वाली चीज की बात करें, मैंने क्या टर्म ऐड कर दी है? कनेक्टेड। अब एक बात बताओ, अगर आप कभी भी कोई दुनिया का मर्जी ग्राफ ले लो, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं। आप
मान लो बी सी डी ई, ये 4 वर्टेक्स हैं, आप जैसे मर्जी इसको सिर्फ कनेक्टेड करो, कनेक्टेड। हेलो, आपके पास 5 वर्टेक्स हैं, 4 एजेस बताओ मुझे कहां लगानी है कि ये कनेक्टेड रहे। मान लो मैं यहां लगा दूं, एक लग गई, दूसरी लग गई, ठीक है, तीसरी लग गई, चौथी लग गई, 4 ही लगा सकता था बस। आप यहां ना लगा के, मान लो आपका मन नहीं कर रहा भाई यहां नहीं लगानी मुझे, ठीक है, मैं इसके बीच में लगा दूं, स्टिल 4 लगी है, क्या ये कनेक्टेड हो गया है? नहीं। उसने कंडीशन क्या बोली है? एक कनेक्टेड ग्राफ विद एन वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स है, वो 5 वर्टेक्स है तो 4 एजेस होनी चाहिए, वो एसाइक्लिक होगा, 100% होगा अगर आप उसको कनेक्टेड रख रहे हैं तो। हेलो, अरे बोल दो हाँ जी, बीवी। ठीक है। तो ये बात क्या है, ट्रू है फॉल्स है? तो ये हमेशा ट्रू होगी, है ना। एक और ऐसी सी ले लेता हूं मैं। देखो बच्चों, आप कितना ही पढ़ लो, अगर आप क्वेश्चन को क्वेश्चन के तरीके से नहीं पढ़ेंगे, दिमाग चलाना अपना शुरू नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता फिर चांसेस होंगे। पढ़ा होना अलग चीज है, चीजें आना एक अलग चीज है, क्वेश्चन को इंटरप्रिटेट करना एक अलग चीज है। मैं आपको इतने एग्जांपल्स, टाइम हमारा इसलिए फालतू लग जाता है, मान लो मैंने चीज पढ़ा भी दी, है ना, क्वेश्चन ऐसे आ गया, ये चीज तुम्हारी पढ़ी हुई है बट तुम नादानियों में बिल्कुल तभी के तभी तो तुम गड़बड़ कर रहे हो। अब मैं क्या लिखना था मुझे, कनेक्टेड ग्राफ विद एन वर्टेक्स एंड माइनस वन एजेस इज असाइक्लिक, ये बात तो ट्रू हो ही गई। एक और मैंने कोई अच्छी स्टेटमेंट सोची थी, चलो छोड़ो, अब तो दिमाग में नहीं आ रही है। कनेक्टेड ग्राफ, चलो छोड़िए अभी तो। यहाँ पे ये बात क्लियर होगी ना भाई, एक कनेक्टेड ग्राफ अगर उसके अंदर एन वर्टेक्स होंगे, एन माइनस वन एजेस होंगे, तो हमेशा असाइक्लिक होगा ही होगा। समझ गए आप बात की नहीं? तो ट्री में, जी, ट्री और ग्राफ के क्वेश्चंस के लिए मतलब ये तरीके की इंटरप्रिटेशन आपको काफी हेल्पफुल हो सकती है। यहाँ पे हो गया है बात। इसके बाद 2 चीजें और होती हैं बच्चों, डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, ठीक है। अब डायरेक्टेड ग्राफ आपने लिख लिया कि डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होगी बच्चों, डायरेक्शन होगी। अभी तक जितने भी ग्राफ हम पढ़ रहे थे ये डायरेक्टेड नहीं थे, मतलब इसमें बी से ए जाओ, ए से बी जाओ, बोथ आर इक्वल, बट डायरेक्शन ग्राफ में डायरेक्शन गिवन होगी जैसे यहाँ पे गिवन है, ओके। अब इसमें डिग्री निकालने का तरीका क्या होगा? अच्छा, अभी तक आपको जो पता है उसके अकॉर्डिंग निताश्री ए की डिग्री क्या होगी, देखने वाली टर्म जो थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ए की डिग्री कितनी बताता, 4, है ना। अब भी ए की डिग्री 4 ही रहेगी, ऐसा नहीं है डिग्री ऑफ ए बदल जाएगी। तो पेपर में आपके पास क्वेश्चन आए ए की डिग्री क्या है और डायरेक्टेड दिख रहा है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 4 से कनेक्टेड है तो 4 है। बाकी डिग्री अगर वो ऐसे पूछ ले इन डिग्री कितनी है और आउट डिग्री कितनी है, तब अलग बात है। तो डिग्री ऑफ ए यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगी, यानी डिग्री ऑफ एनी नोड की बात करें तो डिग्री ऑफ ए नोड इन डायरेक्टेड ग्राफ वो क्या होती है, इन डिग्री ऑफ दैट नोड प्लस आउट डिग्री। बात समझ में आ रही है? इन डिग्री प्लस आउट डिग्री। अब बच्चों इन डिग्री कैसे पता चलेगी, जितनी इनकमिंग एजेस हैं उसको बोलते हैं इन डिग्री। तो डिग्री ऑफ ए, इन डिग्री ऑफ ए की बात करूं मैं तो इन डिग्री ऑफ ए प्लस आउट डिग्री ऑफ ए होगी, है ना। अब इन डिग्री ऑफ ए कितनी है, 1। इन डिग्री ऑफ ए कैसे पता चलेगी, ए को देखिए और ये देखिए ए में कितनी इनकमिंग एजेस है, तो ए में केवल एक इनकमिंग एज है, बाकी तीनों आउट गोइंग एज है, तो ये कितनी आ जाएगी 1 1। प्लस आउट डिग्री है इसकी 3, तो टोटल कितनी आ गई 4। निताश्री क्लियर है बात? आकांक्षा क्लियर? हाँ जी। ओके। अब डिग्री ऑफ, मान लो मुझे चेक करनी है किसी और नोड की, चेक करते हैं बी की, तो बी की डिग्री कितनी है, इन डिग्री है इसकी 2, आउट डिग्री है कितनी 0, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2, 2। है ना। डिग्री ऑफ सी कैलकुलेट करते हैं, सी की डिग्री इनकमिंग है 1, आउटगोइंग है 0 यानी 1। डिग्री ऑफ ई कैलकुलेट करते हैं, वो कितनी होगी, इनकमिंग 2, आउटगोइंग 0, 0, तो ये कितनी हो जाएगी 2। 2। और डिग्री ऑफ डी चेक करते हैं, इनकमिंग 0, इनकमिंग 0, आउटगोइंग 2, 2, और ये 3, कितनी हो जाएगी 3। 3, तो 3 हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, 2 तरीके के वर्टेक्स होते हैं बच्चों, सोर्स वर्टेक्स और सिंक वर्टेक्स। कौन कौन सा, सोर्स वर्टेक्स और सिंक। सोर्स वर्टेक्स किसको बोलते हैं, और राशि जाग रहे हो,
राशि। हाँ जी। ओके, सोर्स वर्टेक्स और सिंक वर्टेक्स। सोर्स वर्टेक्स क्या होता है? जो नोड जिसमें जिसमें ओनली कौन सी एजेस होती हैं? ओनली आउट डिग्री होती है जिसकी। आउट गोइंग। बच्चों सोर्स का मतलब क्या होता है? जैसे सोर्स है, सन सोर्स है लाइट का, तो सन से केवल लाइट निकल रही है ना, लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। लाइक सोर्स हम उसको बोल रहे हैं जो केवल दे रहा है। सिंक, तो सिंक में जहां केवल एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि सिंक वर्टेक्स हम किसको कहेंगे? जिसकी केवल क्या होगी? ओनली इन डिग्री होगी, आउट डिग्री कुछ नहीं होगी। ठीक है, अब बच्चों आप यहां पे देख सकते हैं ये तीनों जो नोड थे बी सी एंड एफ, इन सब की आउट डिग्री आपको दिख रही है? क्या है? 0 है। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? सिंक वर्टेक्स हैं। और ये वाला आपको इकलौता ऐसा दिख रहा है इसकी इन डिग्री है 0, केवल आउट डिग्री है, तो ये कैसा वर्टेक्स हो गया? सोर्स वर्टेक्स। तो कभी कभी पेपर में देखो आप डायरेक्टेड ग्राफ से रिलेटेड आपसे ये बातें पूछ सकता है, जो इंपॉर्टेंट थी मैंने बता दी, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है मतलब ग्राफ में बाकी कुछ अलग से पढ़ने की। बताओ अगर क्लियर हो गए हो तो बोलिए, आगे हाँ चले जी। फिर। हम्म। है ना क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ। ओके, नेक्स्ट करते हैं रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ क्या होता है पहले ये चीज देख लेते हैं। ठीक है, रेगुलर ग्राफ क्या होगा बच्चों? देखिए जिसमें एवरी वर्टेक्स will have the same degree, will have the same degree, उसको क्या बोलेंगे? रेगुलर ग्राफ। अब आप यहाँ पे इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है आकांक्षा? 3। 3 है। अच्छा, 2। ठीक है, और दूसरे वाले में भी कितनी दिख रही है? 2, 2। है ना? अभी एक ग्राफ में ऐसा बना दूं, इसमें कितनी है सबकी डिग्री? 1 2 3। 3 है ना? तो देखो इस ग्राफ को हम बोल सकते हैं बच्चों टू रेगुलर, है ना? ये भी ग्राफ कितना है? 2 रेगुलर। ये ग्राफ है 3 रेगुलर, और ये ग्राफ है 2 रेगुलर। ये बात सबको क्लियर हो गई? रेगुलर ग्राफ क्या होता है? कोई दिक्कत? रेगुलर ग्राफ में अब देखो फॉर्मूले की टर्म में आ जाए कि टोटल डिग्री क्या होगी। टोटल डिग्री मान लीजिए सारे वर्टेक्स का सब, तो आप अगर वो 2 रेगुलर है तो आप 2 इंटू एन कर सकते हैं। अगर 3 रेगुलर है तो 3 इंटू एन कर सकते हैं। अगर वो 2 रेगुलर के केस में 2 इंटू एन विल बी द कंप्लीट डिग्री। 3 रेगुलर के केस में 3 इंटू एन विल बी द टोटल डिग्री ऑफ द, यानी सम ऑफ द ऑल नोड्स, सबकी डिग्री का सम कर दें तो। अगर के रेगुलर है, ग्राफ क्या है? के रेगुलर है, के रेगुलर मतलब डिग्री जो भी होगी, तो के इंटू एन आप कर सकते हो या नहीं बताइए? सबकी डिग्री का सम की बात कर रहा हूं मैं। हाँ सर। ये सब डिग्री के सम की बात चल रही है, डिग्री का सम ऑफ ऑल नोड्स। ये क्वेश्चन रेयरेस्ट आएगा। अब जो क्वेश्चन बता रहा हूं ये शायद आ जाए। ये वाला क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं ये आता है हमेशा कंप्लीट ग्राफ के लिए, है ना? बट रेगुलर के लिए भी बात वही है, क्या पता आ जाए। रेगुलर के लिए अगर मुझे बच्चों ये चेक करना हो टोटल नंबर ऑफ एजेस इन ए रेगुलर ग्राफ विद एन नोड्स, एन नोड्स है आपके पास, टोटल कितनी एजेस हो सकती हैं? आपने कंप्लीट ग्राफ का अगर आप कंपटीशन एक चीज की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा फॉर कंप्लीट ग्राफ। रेगुलर के लिए कितनी होगी डिग्री, मतलब टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी, कैसे पता चल सकता है? है जितनी भी डिग्री होगी एक नोड की उससे नंबर ऑफ वर्टेक्स को देखो मल्टीप्लाई अब इससे पूरा कंप्लीट निकल नहीं पाएगा अभी ये, है ना? अगर एन नोड्स 3 नोड दे रखे हैं विद एंड ग्राफ क्या है? के रेगुलर है, के रेगुलर ग्राफ। मैंने क्या बोल दूं यहाँ पे? के रेगुलर ग्राफ। अगर ऐसा बोल रहा हूं के रेगुलर का मतलब समझ रहे हैं आप? हाँ जी, जैसे किसकी डिग्री? कि हर किसी नोड की डिग्री 2 है। अब बच्चों एक बात बताओ, जैसे इस वाले में देखो हर किसी की डिग्री 2 है ना, तो 2 की अगर मैं एन से मल्टीप्लाई कर दूं, एन जो है कि है यहाँ पे 3 है, तो अगर मैं, मुझे चेक करनी है टोटल एजेस, इसमें कितनी एजेस दिख रही है बच्चों आपको? 3 ना? तो अगर इसे मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 3 आ रहा है,
आ रहा है कि नहीं? अब अगर इसे मैं फॉर्मूले की टर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैंने क्या किया कि के रेगुलर ग्राफ है इनटू एन डिवाइडेड बाई 2। अब बाकियों पे अप्लाई करके देखते हैं इस फॉर्मूले को सही चल रही है क्या बात। इस वाले में 2 रेगुलर है। हेलो, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं 4 डिवाइडेड बाई 2। यहां पे भी काम चल गया भाई, चल गया कि नहीं? टोटल एजेस देखो ना, काउंट करो 1 2 3 एंड 4। इस वाले पे लगा के देखना जरा, कितनी डिग्री है तो इसकी 3 3 और इनटू कितने वर्टेक्स हैं इसके अंदर 4 अपॉन 2। 3 इंटू 2 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। यानी सही चल रहा है काम। हेलो, तो यानी ये फॉर्मूला आप बना सकते हैं क्या, के जितने डिग्री का है इंटू डी, वो सॉरी इंटू एन और बाई 2। ये समझ में आ गया, एन इंटू के बाई 2। निताश्री कोई बड़ा काम है क्या ये? नहीं सर, ये 2 into 4/2 कैसे है? 2 से 2 काट दो, 4 नहीं है इसकी एजेस। नहीं वो तो है, और 2 ये अच्छा, इसके अंदर कितनी, अच्छा 2 रेगुलर, वो 2 2 रेगुलर है ना, ये 3 रेगुलर था, ये जैसे 2 रेगुलर है तो इसका निराश्री क्या होगा 2 इंटू 5 नंबर ऑफ नोट्स डिवाइडेड बाई 2। कितनी एजेस आ गई इसमें अपने आप 5। आप जैसा मर्जी रेगुलर ग्राफ ले लीजिए, जैसा मर्जी। और अच्छा, एक बात पहले कंप्लीट ग्राफ डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपसे थोड़ी बातचीत करेंगे। कंप्लीट ग्राफ यहाँ पे है तो चलो, तो क्यों दोबारा मेहनत करनी है ना। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है बच्चों, पहले यहाँ पे बना लेते हैं। कंप्लीट ग्राफ होता है जिसमें सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये क्या, ये कंप्लीट ग्राफ है, सारे नोड एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, दैट इज क्या, कंप्लीट ग्राफ। बताइए, है ये सारे डायरेक्टली कनेक्टेड है, किसी से भी किसी पे जाने के लिए डायरेक्टली जा सकता हूं। अब अगर मैं बात करूं ये ए बी सी एंड डी, क्या ये कनेक्टेड ग्राफ, वो कंप्लीट ग्राफ है? क्योंकि ए से सी पे डायरेक्टली नहीं जा सकते, बी से डी पे नहीं जा सकते, तो ये रेगुलर तो है, कंप्लीट नहीं है। ये वाला ग्राफ रेगुलर भी है एक तरीके से और कंप्लीट भी है ना। इसकी बात करूं मैं अगर, तो ये रेगुलर है मगर कंप्लीट नहीं है। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं ए बी डी सी और यहां पे इसको कनेक्ट कर दिया, अब ये रेगुलर है निताश्री, सबकी डिग्री सेम है 3 है ना। क्या ये कंप्लीट है, क्योंकि हर नोड एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो देखो यहां से भी आप 2 स्टेटमेंट बना सकते हैं, एवरी रेगुलर ग्राफ इज ए कंप्लीट ग्राफ। इज इट ट्रू और फॉल्स? है नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना। अगर ये बात कर दे एवरी कंप्लीट ग्राफ इज ए रेगुलर ग्राफ, देन ये बात ट्रू है फॉल्स है? अब जैसा मर्जी कंप्लीट ग्राफ ले लीजिए, है ना। अब देखो इसके अंदर एजेस कितनी होती है, देखो अगर हमें कंप्लीट ग्राफ, मैं बात कर रहा हूं कंप्लीट ग्राफ में एजेस की, तो मैंने एक कंप्लीट ग्राफ ले लिया लाइक ये वाला है ना। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एजेस काउंट करने हैं। इसके अंदर 4 वर्टेक्स थे, इसका निकालने के लिए रटने की जरूरत नहीं है। अगर एक वर्टेक्स है, आकांक्षा इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 2 3। अगर 4 वर्टेक्स हैं तो डिग्री कितनी होगी 3। इसीलिए मैंने ये लाइन लिख रखी है, एवरी वर्टेक्स विल हैव n-1 डिग्री। दैट्स इट, वेरी सिंपल। समझ आ रही है? हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी, किसी के भी, चाहे जितने मर्जी नोड होते हैं। जैसे आप अगर ऐसा बना लो, इसमें 5 है ना, हर किसी की डिग्री आप चेक करना कितनी है, इसकी चेक करना 1 2 3 एंड 4, इसकी 1 2 3 4, 5 वर्टेक्स है तो हर किसी की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, अदरवाइज होगा नहीं। और मैश टोपोलॉजी में भी ये क्वेश्चन बन जाता है। मैश टोपोलॉजी क्या होती है, जिसमें हर नोड दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, इसलिए उसमें वायर का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। आपको नया नोड इंसर्ट करना है तो अब बच्चों पीछे पोर्ट भी तो चाहिए ना जहां वायर इंसर्ट कर रहे हो। तो सोचो कंप्यूटर, अगर मान लो 100 कंप्यूटर है तो कंप्यूटर, हर कंप्यूटर ऐसा होना चाहिए जिसके पीछे 99 पोर्ट्स हों, क्योंकि इसमें 99 केबल्स डायरेक्टली अटैच करनी है, तभी तो वो कॉस्टली हो जाता है। कंप्लीट ग्राफ होता है मैश टोपोलॉजी, वो जब वहां नेटवर्क देखेंगे तब देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ये देखिए, अगर n वर्टेक्स हैं तो हर किसी की डिग्री कितनी हो रही है, n-1 हो रही है कि नहीं। अब अगर एक एज, आकांक्षा अगर मैं इस एज की बात करूं
तो ये एज इसकी डिग्री में भी कंट्रीब्यूट करती है और इसकी डिग्री में भी कंट्रीब्यूट करती है कि हाँ नहीं? तो हाँ अगर जी आपको एजेस कैलकुलेट करनी है ना, तो डिवाइड कर दो 2 से, कहानी खत्म। तो ये टोटल नंबर ऑफ एजेस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप करके भी देख लीजिए। इस वाले के लिए देखिए कितने वर्टेक्स हैं इसमें, 3। तो 3 को n-1 से कर लीजिए, 2 डिवाइडेड बाई 2, टोटल एजेस कितनी आ गई, 3, 3 है ना? इस वाले में कितनी है, 4 इंटू n-1 कितना हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 2, कितनी आ गई टोटल, 3 इंटू 2 6। इस वाले की अगर आप देखेंगे तो 5 वर्टेक्स हैं इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कटे, तो 5 इंटू 2 10 एजेस है इसके अंदर। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? अब वो वाला जो फॉर्मूला लिख दिया ना मैंने, देखो यहाँ पे आप देखिए, अगर ग्राफ रेगुलर होता तो हर के हर n वर्टेक्स की, जैसे यहाँ पे डिग्री सबकी कितनी आ रही है, n-1, ग्राफ के केस में, रेगुलर ग्राफ के केस में डिग्री कितनी होती है निताश्री? वो 2 रेगुलर है, 3 रेगुलर है, 4 रेगुलर है, कितना रेगुलर है? जैसे ये ग्राफ आप रेगुलर भी बोल सकते हैं, इट इज ए 4 रेगुलर ग्राफ, इज इट और नॉट? तो n-1 का मतलब क्या है? अगर n-1 की जगह आप k रख दो डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो फॉर्मूला था वो जो यहाँ पे मैंने लिखा है, d इज ए डिग्री, k इंटू n या डिग्री, तो हर किसी की डिग्री इसमें सेम होती है ना, तो n इंटू जो जिस भी डिग्री का वो ग्राफ है, n इंटू डी बाई 2। बच्चों यहाँ पे तो फिक्स है ना, हर किसी की डिग्री कितनी हो रही है, हर किसी की डिग्री कितनी होगी, n-1 होगी अगर n वर्टेक्स है तो, कंप्लीट ग्राफ के केस में। हाँ जी रेगुलर में केवल d है, तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो रेगुलर का आप इससे ड्राइव कर सकते हो। फिलहाल अब आपकी मर्जी है, आप ड्राइव कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, दैट इज योर चॉइस। कंप्लीट ग्राफ क्या है वो क्लियर हो गया। ये स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, जैसे एवरी कंप्लीट ग्राफ, रेगुलर ग्राफ इज ए कंप्लीट ग्राफ। तो आपको रेगुलर ग्राफ तो दुनिया में क्या होता है वो पता है ना, और कंप्लीट भी आपको पता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा। मैं अगर ऐसा ग्राफ बना देता, ये रेगुलर तो है बट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो कोशिश करनी है आपको कहीं पे वो बात गलत साबित करने की। अब आप एवरी कंप्लीट ग्राफ, हर कंप्लीट ग्राफ के लिए बोल रहा है, तो 2-3 कंप्लीट ग्राफ बना लो। मैंने ऐसा बनाया, मैंने ऐसा बनाया, ये भी कंप्लीट है, मैंने वो 5 वाला बना लिया, वो भी कंप्लीट है। आप उसमें कोशिश करके देख लीजिए, क्या सबकी डिग्री सेम नहीं है क्या? सबकी डिग्री सेम है तो रेगुलर भी तो है वो, तो यानी वो हमेशा रेगुलर होगा ही होगा। क्लियर हो गई? तो रेगुलर यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दे दिए। अब जैसे यहाँ पे बात करें, क्या ये रेगुलर है? पहला वाला रेगुलर हाँ है, कंप्लीट है। है ये रेगुलर नहीं है, सॉरी रेगुलर है और कंप्लीट कंप्लीट नहीं है। ये वाला रेगुलर भी है और कंप्लीट भी है, ये वाला भी रेगुलर भी है और कंप्लीट भी है। कहानी खत्म। आपके कोई से भी ग्राफ को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ट्री के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें तब यहाँ पे लिख दी थी, आपसे डिस्कस हो चुकी होंगी। ट्री में साइकिल नहीं हो सकते कभी भी भाई, एन नोड्स होंगे तो हमेशा n-1 एजेस होंगी, बट इतनी ही इनफ नहीं है। बट इफ दे आर सेइंग कि एवरी ट्री विल हैव n नोड्स एंड n-1 एजेस, देन इट इज करेक्ट ओनली। समझ आ रही है? बट अगर वो कहे इन ट्री वो, या इफ यू आर हैविंग n नोड्स एंड n-1 एजेस, है ना, तो वो ट्री है, तो जरूरी नहीं है। मैंने फिर वही बात कही, अगर ऐसा हो यहाँ पे, है ना, और एक नोड ये था, बस मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आप बात बताइए क्या ये ट्री है? नहीं इसके अंदर n नोड्स थे, n-1 एजेस थे, 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स थे, 5 एजेस थे, 1 2 3 4 और 1 5, बट ये ट्री नहीं है ना। तो या तो यहाँ बोले एवरी कनेक्टेड ग्राफ तब होगा, या एसाइक्लिक बोल ले। समझ में आ रही है? इसलिए देखिए ये सारी कंडीशंस थी। देखो ये अगर नीचे की चारों बातें मिलाओगे तब बात कंप्लीट हो रही है। अब ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा ना, ट्री हमेशा कनेक्टेड होता, तो वो कनेक्टेड नहीं रहा था। ट्री एसाइक्लिक ग्राफ होता है हमेशा, तो वो एसाइक्लिक भी नहीं था। इज इट क्लियर नाउ? तो ये डेफिनेशंस के बेसिस पे ट्रू फॉल्स बहुत ज्यादा आता है, वो हो जाएगा आपका, ठीक है। अब स्पैनिंग ट्री की बात हम करते हैं, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, जैसे लूप है ना, वैसे ऐसा बनने के चांसेस होते नहीं है, बट आपको थोड़ा सा ग्राफ में, वो ग्राफ थ्योरी पढ़ते तो आगे डिटेल में वो बात जाएगी, ठीक है। लेकिन मान लो आपको ग्राफ बना बनाया दे दिया और पूछ लिया इसकी डिग्री कितनी है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। जैसे डिग्री आपको कैलकुलेट करनी है, डिग्री क्या कैलकुलेट करनी है, ए की, इस वाले के लिए डिग्री ऑफ ए, तो वही जितनी एजेस इससे कनेक्टेड है,
अब देखो दो। एक ए है और एक ये वाली कनेक्टेड है, और एक बच्चों ये लूप है। लूप किसको बोलते हैं? जिस एज का स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम होता है उस एज को हम लूप बोलते हैं। लूप समझ में आ गया? लूप क्या होता है? जिस एज का, अगर एज जो है का स्टार्टिंग वर्टेक्स एंड वर्टेक्स सेम है, देन वो एज क्या कहलाती है? लूप कहलाती है। ये समझ में आ गई बात? लूप। और लूप की डिग्री 2 होगी। क्यों होगी आकांक्षा? ए की डिग्री अगर मैं कैलकुलेट करता तो ए की इन डिग्री प्लस आउट डिग्री से कैलकुलेट हो जाता बट है ना? लूप। अब लूप में क्या है, देखो ये इसकी आउट डिग्री भी है, प्लस इधर से देखोगे तो ये इसकी इन डिग्री भी है, तो लूप की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। तो पेपर में मेरे ख्याल से पिछले साल टीजीटी के किसी एक सेट में ये लूप वाला क्वेश्चन बना है ना? अब तब ये करा था तो लूप वाला उससे पहले कभी किसी टीजीटी पीजीटी में नहीं देखा, बट शायद जहां तक मुझे ध्यान है एक क्वेश्चन बना है। बट इससे इतनी कोई बड़ी बात तो है नहीं, वहां पे भी लॉजिक एक बार पढ़ी हुई होती है ना, चीज आंखों के सामने से निकली होती है, फिर कर लेता है। तो डिग्री ऑफ ए अगर कैलकुलेट करने को बोल देता तो कितनी होती? 1 2 3 एंड 4। लूप की 2 काउंट करेंगे। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई होगी। अब एक मल्टीपल एजेस होती है। अगर दो वर्टेक्स के बीच में जाने का एक से ज्यादा रास्ता अवेलेबल है, दो वर्टेक्स के बीच में, ए से भी ऐसे भी जा सकते हो और ऐसे भी जा सकते हो, तो यानी इनके पास कोई मल्टीपल एज है। समझ गए आप? बस यही मल्टीपल एज का कॉन्सेप्ट होता है। बाकी काउंट तो ये सेम ही होगा, ये कोई एज थोड़ी है। क्लियर हो गई? क्लियर है भाई? तो इस केस में जो इसकी डिग्री ए की डिग्री होगी वो तो 3 होगी हाँ ना? 3 होगी, नो प्रॉब्लम। ओके। बी की डिग्री भी 3 होगी, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है? ठीक। डिग्री अगर काउंट करनी हो बच्चों, हमेशा पूरे ग्राफ की अगर टोटल डिग्री की बात करें तो ट्वाइस इंटू एजेस होती है हमेशा। तो सबकी डिग्री कैलकुलेट, ये फॉर्मूला है। ठीक है? ये क्या है? फॉर्मूला है, आप किसी के लिए भी चला के देख लीजिए। चलो ये अलग ग्राफ बना हुआ है, ये अलग बना हुआ है। डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस विल ऑलवेज बी 2 इंटू ई। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ग्राफ थ्योरी के पर्पज से, बट ये ग्राफ थ्योरी नहीं चल रही है, बट स्टिल जो थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें और थी मैंने लिख दी है इसी में। देखिए आप, ए की डिग्री कितनी है आकांक्षा? 2। बी की डिग्री कितनी है? 3। सी की कितनी है? 2। डी की कितनी है? 3। 3। सबको ऐड कर लो, कितनी आ रही है? 10। एजेस कितनी थी इसमें? 5। तो 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10। तो क्या फॉर्मूला सही है? कोई एक ग्राफ और बना के देख लीजिए। ए की डिग्री कितनी दिख रही है? 2। बी की है 1। सी की है 2। डी की है 1। ई की है 0। टोटल कितनी हुई? 6। एजेस कितनी थी? 1 2 एंड 3। तो 2 इंटू 3 विल ऑलवेज बी 6। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान रहनी चाहिए। ओके? किसी के लिए भी कैलकुलेट कर लीजिए, हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट है स्पैनिंग ट्री का। स्पैनिंग ट्री हमें देखना है, स्पैनिंग ट्री क्या होता है? ग्राफ का ही पार्ट है। फिर इसके बाद सिर्फ ग्राफ की ट्रेवर्सल देखनी है, ब्रेथ फर्स्ट डेप्थ फर्स्ट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई थिंक। आपके टीजीटी पेपर के पर्पज से ग्राफ ट्रेवर्सल इज इंपॉर्टेंट ओनली। बाकी ये रेगुलर कंप्लीट, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो यहाँ काम ना आएगा तो नेटवर्क में आ जाएगा, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। ठीक है? बाकी वो जब तक ये नॉलेज नहीं होती तो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन आ सकता है, जो उसका फिर सही करने के चांसेस खत्म ही हो जाते हैं। तो ये सिर्फ उसके लिए मेहनत हो रही है। ठीक है? एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, और हर क्वेश्चन को थोड़ा सोच के एनालाइज करके काम करेंगे। हमें टॉपिक समझने जरूरी होते हैं। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है बस, या कंप्लीट बाइनरी ट्री किसको बोलते हैं, या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है। फिर जब क्वेश्चन आता है ना, अगर मुझे स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री पता है कि उसमें हमेशा होगा, तो उसके अंदर हर किसी के 2 वर्टेक्स होंगे या 0 होंगे, बस अब जो वो लाइन आई है उसको पढ़ना है और आंसर करना है, दैट्स इट। अब स्पैनिंग ट्री क्या होता है बच्चों? स्पैनिंग ट्री जैसे ये आपका मैंने एक ट्री बोल दिया, क्या बोल दिया? ये ट्री था। तो इसके स्पैनिंग ट्री क्या बन सकते हैं? वही जितने असाइक्लिक ग्राफ इसके अवेलेबल होते हैं। ट्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें तो अभी साइकिल दिख रहा है ना, हेलो। लेकिन इसके स्पैनिंग ट्री जैसे ये था ए बी सी एंड डी, आप इन्हीं को कनेक्टेड रखिए, यानी ग्राफ है विद एन वर्टेक्स और उसके अंदर जितनी भी एजेस हैं। ठीक है? मान लो ई एजेस हैं, एन वर्टेक्स है और ई एजेस हैं किसी ग्राफ में, जैसे ये ग्राफ है, एन वर्टेक्स है इसके अंदर और ई एजेस है। स्पैनिंग ट्री क्या बनेगा इसका? जिसके अंदर एन तो वर्टेक्स होंगे ही होंगे सारे के सारे, लेकिन n माइनस 1 एजेस होंगी एंड कनेक्टेड होगा। क्या होगा? कनेक्टेड भी होगा, उसको उसका स्पैनिंग ट्री बोलेंगे। ट्री का मतलब देखो, ये कनेक्टेड वाली लाइन कहां से गई? भाई ट्री है तो कनेक्टेड होके ही तो ट्री बनेगा ना, या नहीं? तो अब अगर आप इसको देखें भी, जैसे एक छोटे का लेता हूं, ए बी एंड सी ऐसे करके है,
इसका स्पैनिंग ट्री क्या बन सकता है आकांक्षा? ए बी एंड सी ऐसे बन सकता है। अगर मैं ए बी एंड सी ऐसा बनाऊं, ऐसा भी बन जाएगा। ए सी और बी ऐसा भी बनाऊं तो भी बन जाएगा। समझ में आई या नहीं आई? ओके, ये इसके स्पैनिंग ट्री बन गए वो 3। ओके, बस वो कनेक्ट होनी चाहिए। कनेक्टेड होने चाहिए। और मैंने अभी स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन आपको बताई थी। एन वर्टेक्स हैं तो n-1 एजेस ही होंगे और कनेक्टेड होगा। 3 वर्टेक्स थे तो 2 ही एज आप लगा रहे हो, 2 से ज्यादा नहीं लगा रहे। यानी आप एसाइक्लिक ग्राफ, ए एसाइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ इज ए स्पैनिंग ट्री। एसाइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ इज ए क्या इज ए स्पैनिंग ट्री। ये आप डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? ए कनेक्टेड ग्राफ विद n वर्टेक्स एंड n-1 एजेस। तो n वर्टेक्स रखने हैं और एजेस कितनी रखनी है? सिर्फ n-1 और प्लस कनेक्टेड भी रखना है, तो वो भी क्या होगा? एक स्पैनिंग ट्री होगा। तो कैसे भी डेफिनेशन दे सकते हैं। देखो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख दी, n वर्टेक्स है, n-1 एजेस है और कनेक्टेड है, उसको क्या बोलेंगे? स्पैनिंग ट्री। एन एसाइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ इज ए क्या? स्पैनिंग ट्री। ये भी लिख सकते हैं। ए कनेक्टेड ग्राफ विद n-1 एजेस, कितने? देखो कनेक्टेड बोल दिया ना उसने, पहली वाली लाइन उल्टा करके लिख रखी है, एक ही बात है। अब ए ग्राफ विद n-1 एजेस एंड नो आइसोलेटेड वर्टेक्स, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। मैंने इससे कनेक्टेड नहीं बोला बट आइसोलेटेड बोल दिया ना, कि उसमें कोई आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए, दैट मींस वो कनेक्टेड होना चाहिए। हेलो, बस। अब देखो जैसे इसके और बनाता मैं, इसका ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे 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 कई सारे बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से स्पैनिंग ट्री क्या हो गया वो समझ में आ गया होगा। दैट्स इट। स्पैनिंग ट्री से जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है वो कंप्लीट ग्राफ वाला बन सकता है, क्योंकि इसमें निकालने को आ जाते हैं कंप्लीट ग्राफ में कितने, अगर एन वर्टेक्स का है ना कंप्लीट ग्राफ में, तो उसमें n की पावर n-2 क्या बना सकते हैं? स्पैनिंग ट्रीज बना सकते हैं। अब जैसे इसमें आपको दिख रहे होंगे कितने वर्टेक्स हैं इसके अंदर? 3। तो 3 की पावर 3-2 अगर आप करेंगे तो कितने साइक्लिक वो स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं? 3। ये बन गए। अगर ये वाला ये कंप्लीट ग्राफ के लिए है। जैसे इस वाले ग्राफ में काम नहीं चलता कि 4 वर्टेक्स है, 4 की पावर 4-2 यानी 4 की पावर 2 यानी 16 बना देता है। यहाँ नहीं चलेगा ये, बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीट। ग्राफ मस्ट बी कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे आप करोगे, इसके आप 16 बना सकते हैं। 16 बन भी कैसे जाएंगे? बी के बाद ए के बाद सी, इसके बाद डी, एक बन गया। ऐसे ही 4 ऐसे ही रोटेट कर सकते हैं कि इसको कनेक्ट कर लो, इसको हटा लो, इसको कर लो। ऐसे ही ऐसे भी करके 4 बन सकते हैं, जेड वाली फॉर्म में बन सकते हैं। क्लियर हो रही है? तो आप इसके बनाएंगे तो 16 आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, शायद बना रखे हो अगले पेज पे, नहीं बना रखे छोड़ो। पेपर में मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री जो बनते हैं हम क्रुस्कल एल्गोरिथम से बनता है। क्रुस्कल या एक और एल्गोरिथम होती है, बताओ भाई? प्रिम्स, है ना? क्रुस्कल या प्रिम्स से स्पैनिंग ट्री बनने का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। देखो आपके पास हद से हद ये पूछ सकता है इसका स्पैनिंग ट्री कौन सा क्या बनेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। मान लो आपको ये ग्राफ दे रखा है, इसका स्पैनिंग ट्री पूछ ले क्या बनना है, या उसकी कॉस्ट आ जाए कितनी है। अब क्रुस्कल और प्रिम्स में भी डिटेल वीडियो बन सकती है, पूरा डिटेल इनका है। मगर पेपर में आपको मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री किससे निकलता है? क्रुस्कल से, प्रिम्स से। कैसे बनता है वो निकालने के लिए आप यहाँ पे बना के देख लीजिए कैसे बनना है। आप मान लीजिए क्रुस्कल चला रहे हैं, ठीक है? तो आप क्या करें, सारे एजेस को बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखा आपने? BC, इसकी कॉस्ट कितनी है? 1। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री का मतलब, देखो वैसे तो स्पैनिंग ट्री कितने भी बन सकते हैं, हेलो, मगर मिनिमम कॉस्ट वाला मतलब आपको मिनिमम कॉस्ट का रखना है। मतलब ये जो ग्राफ कनेक्टेड हो वो सब में एक दूसरे पे जाने की कॉस्ट मिनिमम रहे। तो BC क्या है? 1। AC कितना है अभी? 2 दिख रहा है। फिर इसके बाद मिनिमम 8 कितनी दिख रही है आपको? 5 वाली, यानी AB 5 है और AD कितना है? 6 है। और CD कितना है? 7 है। और CM कितना है? 15 है। ये बात समझ आ रही है बच्चों? मुझे इस ग्राफ को कनेक्टेड रखना है। ऐसे तो मैं कुछ भी उठा के बना लेता स्पैनिंग ट्री, मगर क्रुस्कल या प्रिम्स ने मेथड दिए अलग अलग, जिनसे आप इसका मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। अब क्या बनेगा वो भाई? आपको क्रुस्कल मेथड क्या कहता है, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। उसके बाद 1 बाय 1 इसमें से सिलेक्ट करते रहिए। यानी अब आप इसको A, D, B, C एंड M, यहाँ पे मैं इनका तरीका बता रहा हूँ आपको। उससे एक इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो मैं आपको खुद बताना है मुझे कि सर इनमें क्या डिफरेंस लगा। असेंडिंग डिसेंडिंग तो एक बात हो गई। BC अब हमने रखा, ठीक है? तो BC रखेंगे तो इस एज हमने क्या करना है? क्रुस्कल में n वर्टेक्स हैं, कितने? अगर n वर्टेक्स हैं तो आप क्या करिए? n-1 एजेस सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करनी है कब तक?
एंड उसमें लूप नहीं बनना चाहिए, लूप नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहली एज कनेक्ट की बीसी, क्या इस ग्राफ में लूप बन रहा है? नहीं। नहीं बन रहा, तो ले लेंगे। नो सर। एसी को कनेक्ट किया हमने, क्या एसी को कनेक्ट करके लूप आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसको भी ले लेंगे। इसके बाद आया ए बी, अगर मैं ए बी को कनेक्ट करता हूं क्या लूप आ रहा है? साइकिल आ रही है, यस सर, आ जाएगा। यानी हाँ। इसको नहीं लेंगे, तो छोड़ दो, यानी इसको हमने नहीं लिया। एडी को करके साइकिल आ रही है क्या? नहीं। नो सर। तो एडी को ले लेंगे। अब सीडी को कनेक्ट कर रहा हूं तो साइकिल आ रही है क्या? आ आ रही जाएगी है, सर। तो नहीं लेंगे। और अच्छा हाँ, पहले ये भी देखनी है, एन वर्टेक्स थे, n-1 एजेस हो गई क्या? वर्टेक्स है 5, अभी 3 ही एज हुई है, यानी जब तक प्रोसेस नहीं रुकना। पहले मैंने ये सीडी बाद में बनाया था, पहले क्वेश्चन में सीडी था ही नहीं, वो सीएम। तो यानी अब हमें जब ये आ गया ना एडी, तो अब हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। 5 वर्टेक्स थे, हेलो वर्टेक्स, सॉरी कितने थे? 4 थे, 3 एज में और सेलेक्ट कर चुका हूं, तो अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर ये एम और होता, मैंने बाद में ऐड करके दिखा दिया था बच्चों को उस टाइम पे कि एम है और मान लो इसका 15 भी है ना, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? ये सीएम भी था 15, अभी मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मुझे 4 एज सेलेक्ट करनी है, अभी 3 ही हुई है, तो इसको चेक करूंगा, इसको कनेक्ट करने साइकिल बन रहा है तो नहीं कनेक्ट करूंगा। अगला सीएम है, सीएम को जब मैं ले रहा हूं तो साइकिल नहीं बन रहा, तो इसको भी हम ले लेंगे। क्लियर हुई? अब कभी कभी पूछ लेता है इसकी टोटल कॉस्ट क्या है एसाइक्लिक ग्राफ की, पेपर में अगर इसकी पूछता तो बच्चों डायरेक्ट देख लो ना कि 1 ले लो, ये 2 ले लो, और इधर से 5 लेके तो साइकिल आ रहा है, 6 ले लो और 15 ले लो। क्यों ऐसे बनाना है, क्यों करना है, डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो अभी इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी बोलिए? 2 और 1 3 6 9 और 9 और 15 24, ये ऐसे आ जाएगा। अब अच्छा बच्चों मुझे बताओ, अगर यहाँ पे क्या एक से ज्यादा मिनिमम कॉस्ट आ सकती है, या एक से ज्यादा मिनिमम स्पेनिंग ट्री बन सकता था इसका? मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री एक ही आएगा, एक से ज्यादा भी आ सकता है। अगर पेपर में आ जाए देयर कैन बी मोर देन वन मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री फॉर ए ग्राफ, इज इट ट्रू और फॉल्स? व्हाट यू विल राइट? आएगा बच्चों? है नहीं गाएगी। ये नहीं बात ट्रू होगी या फॉल्स होगी? तो कुछ चीजें हिडन रहती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आकांक्षा आपके पास ऐसा हो, ए बी सी डी, कॉस्ट है 10 10 10 10 और 2। अब एक बात बताओ, आप इसका ऐसे ले लो 10, डी को तो 2 से कनेक्ट कर ही लो सबसे पहले, है ना, सी बचा, इसको 10 से ऐसे कनेक्ट कर लो, बन जाएगा। कॉस्ट क्या आ रही है? 22। आप इसको ऐसे भी ले लेते, ए और डी तो ले ही लो, ठीक है, बचे बी और सी। अगर सी को यहां से कनेक्ट कर दूं और इसे यहां से, तब भी क्या रहेगा? 22। यहां ना कनेक्ट करता, यहां भी कर देता, 22। समझ में आ रही है कि नहीं? तो बात क्या है, अगर या तो वो कंडीशन ये बोल दे कि एवरी एज इज हैविंग डिफरेंट वेट, अगर सारी एजेस का वेट अलग है, तब तो हमेशा एक ही मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बनेगा। मगर एजेस के वेट अगर सेम हो गए तो मोर देन वन भी तो पॉसिबल है या नहीं है? बोलो भाई, ये भी इसका मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री ठीक ही है, 22 ही आ रही है, इसमें भी 22 आ रही है, ऐसे कई सारे बना सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कई एजेस की कॉस्ट इक्वल है। समझ में आया नहीं आया? तो उस वाले केस में तो नहीं बनेगा ना। मैंने ये थोड़ी दिया था, मैंने आपको एक लाइन हाँ, बोली थी, ये वाले लाइन बोली केस थी कि ए ग्राफ विद n vertex will always have one spanning minimum cost spanning tree। तो वो जरूरी नहीं है ना कि एक ग्राफ का एक ही मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री होगा। अगर वो बोल दे एक ग्राफ विद डिस्टिंक्ट वेट, एजेस ऑफ डिस्टिंक्ट वेट विल ऑलवेज हैव वन मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, दैट विल ऑलवेज बी ट्रू। तो छोटी छोटी बातों से ही वो ट्रू फॉल्स में खेलता है आपके साथ। और ये इस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, अगर ये बातें मेरी आपने तमीज से सुन समझ ली ना, बस इस एक बार इस लेवल पे पहुंच गए कि हमें क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, लाइनों को इंटरप्रिटेट कैसे करना है, 100% पेपर सॉल्व होता है, 100% बच्चों के स्कोर आते हैं। दिक्कत क्या, हम पढ़ लेते हैं सब्जेक्ट, गड़बड़ क्या होती है, ऐसे नहीं है पिछली बार टीजीटी में 100 में से मान लो 10 20 15 क्वेश्चन तो ऐसा है कि वो सब्जेक्ट रिलेटेड ही नहीं है, 20 हटा लो 30 हटा लो तब भी 70 बचे ना, वे 70 बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन थे, समझ रहे हो? नॉन टेक में आप 70 प्लस कर रहे हैं, 70 बन जाते हैं जो बच्चा ठीक ठाक कर रहा है, वहां से आप उस 80 में से चलो 10 नहीं हुए हमसे, तो भी तो 70 बच के 140 नंबर,
बहुत होता है, ठीक है। और ये तब हम मान रहे हैं 20 हमारे देखे हुए ही नहीं आए, क्वेश्चन पता ही नहीं क्या है, ठीक है। तो चक्कर ये है हम इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं चीजों की, और उसी से समझना भी मुश्किल हो जाता है। ये बात क्लियर होगी। लाइकवाइज सेम हम कर सकते थे, किससे? देखो, ये यहाँ पे मैं इस बार प्रिम्स से बना रहा हूं बच्चों। प्रिम्स में और इसमें अंतर क्या है वो आप यहाँ पे देख के मुझे बताना। यहाँ पे क्या है, ये क्या ले रखा है हमने? बीडी कितना है? 10 है। और ये क्या लिख रखा है? 86 है। एडी है सीडी है? एडी 6 है। ये क्या है? 7 कौन सा है? सीडी। CD तो सीडी 7 है, और एडी तुम्हारा 6 6 है। ये हटा दिया मैंने, 6 है, साफ साफ हो जाएगा थोड़ा। ए बी कितना है? 5 है। ये बाद में चेंज किया होगा, 5 हो गया। ऐसे करके बन गया इसका, ए बी 5 हो गया, ए सी 2 हो गया, और बी सी 1 हो गया, ठीक है। अब देखो प्रिम्स क्या कहती है, आप डिस्कनेक्ट करते रहिए टिल आपके पास एक एज n-1 एजेस बच जाए। देखो तरीका और भी कुछ होता है, मैं उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहा हूं, मैं सीधा सीधा बता रहा हूं आपको, आपको पेपर में काम हो जाएगा इससे, कहानी खत्म। बीडी, आप बीडी को डिलीट कर दीजिए यहां से। आपके पास कितने वर्टेक्स हैं? अच्छा पहले तो 5 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स है, तो मुझे कितनी एजेस चाहिए? सिर्फ 3 चाहिए, ठीक है। अभी एजेस कितनी है हमारे पास? 6। अब मुझे डिलीट करनी है जब तक मेरे पास 3 ना बचे। तो अगर डिलीट कैसे करना है, अगर वो डिस्कनेक्टेड नहीं हो रहा तो डिलीट कर दो। क्या बीडी में डिलीट करके ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो रहा है? नहीं। नहीं, तो डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो अब आप इसको यहां से हटा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको एक और बना लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। वो बना मैं इसलिए रहा हूं जिससे कि आपको डिलीट करने में आसानी हो जाए। मैं यहाँ करके दिखाता भी रहा हूँ। ये इसका शॉर्टकट मेथड है, काम तो इसका किसी और तरीके से होता है, बट स्टिल। BD तो हटा रहे हैं ना हम लोग। हाँ, तो बीडी को हटा रहा हूँ, हटाऊंगा। अच्छा ओके। बीडी हट गया, ठीक है, कोई डिस्कनेक्टेड नहीं रहा। अगला सीडी हटाते हैं। सीडी को हटाऊं तो कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं हो रही, तो यानी इसको भी हटा सकते हैं। एडी को देखो, एडी 6 है, एडी को हटा के प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको मुझे लेना पड़ेगा, समझ आ रही है? यानी एडी रहेगा। अभी कितनी एज चाहिए मुझे? सिर्फ 3। अभी कितनी बच रही है? 4, यानी एक और डिलीट करनी है कोई मुझे। अब ए बी को अगर मैं हटाऊं, अगला नोड आया ए बी का नंबर, हटाने के बाद कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? हटा सकते हैं। नहीं हो रही प्रॉब्लम, तो इसको भी हटा दो। कितनी बची? 3 एजेस। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका वेट है 6, इसका वेट है 2, इसका वेट है 1। मिनिमम कॉस्ट कितनी आ गई? 9। इससे कम वेट आ नहीं सकता था। क्लियर हो गया? करने का तरीका और होता है, मैंने आपको डायरेक्ट वाला तरीका बताया, मगर डिफरेंस इनसे भी क्लियर हो सकता है, इसलिए ऐसे ही समझा दिया। इन दोनों में एक डिफरेंस दिख रहा है? क्रुशकल और पिम्स में क्या डिफरेंस आपको दिखा था? असेंडिंग डिसेंडिंग का। असेंडिंग डिसेंडिंग मैंने आपको पहले ही बोला था कि असेंडिंग डिसेंडिंग के अलावा बताना है। वो तो है ही कि इसमें असेंडिंग ऑर्डर में हम करते हैं, उसमें डिसेंडिंग में कर रहा है। बच्चों क्रुशकल में ट्री जब तक आप n-1 एजेस सिलेक्ट ना कर लेना तब तक डिस्कनेक्टेड ही रहता है, समझ रहे हो? हेलो, जैसे आपने पहला बीसी सिलेक्ट किया, ओके बीसी सिलेक्ट कर लिया, अभी तक ये डिस्कनेक्टेड नहीं है ना? डिस्कनेक्टेड अभी ये, मतलब सारे कनेक्टेड तो नहीं है ना? इसे बोलते हैं हम, कौन सा बिहेवियर शो करना? फॉरेस्ट बिहेवियर शो करना। फॉरेस्ट किसको बोलते हैं पता है? एक ग्राफ का फॉरेस्ट क्या होता है? अगर उस ग्राफ के मैं अलग अलग टुकड़े कर दूं ना, जैसे मान लो ये आपका ग्राफ था, मैं इस ग्राफ को ऐसे कर लूं, ये अलग बना लिया, ये अलग बना लिया, ये अलग, तो ये इसका फॉरेस्ट बिहेवियर है। आप समझ रहे हैं मेरी बात क्या बोल रहा हूं मैं? ग्राफ के जितने नोड्स हैं उतने ही नोड रहेंगे, एजेस कम हो सकती हैं, नोड वही रहेंगे, उसको क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राफ। अब ऐसा नहीं है मैं कोई नई एज क्रिएट कर दूंगा कि मान लीजिए ये एज थी ही नहीं और मैं नई लगा दूं, तब नहीं है फॉरेस्ट बिहेवियर। एजेस हमेशा उसी का सबसेट रहेंगे। अब अगर मैं इसकी बात करूं, क्या इसके अंदर सेम वही एजेस नहीं है? अभी तक तो वही एजेस हैं, तो ये इसका फॉरेस्ट बिहेवियर है। अभी मैं इसके बाद कौन सा कनेक्ट कर रहा था? ये कनेक्ट कर रहा हूं, अब ये फॉरेस्ट बिहेवियर इसका शो कर रहा है। अब ये कनेक्ट हो गया, फाइनली ये पूरा ग्राफ जुड़ गया। अभी भी इसका फॉरेस्ट बिहेवियर तो है ना, इसका सबसेट ही है ये, मगर टिल तब तक, बट ये पूरा कनेक्ट हो चुका है अभी, है ना? उसमें क्या रहता है? शुरू से ही ग्राफ कनेक्टेड रहता है कि नहीं? हम एक एक करके जस्ट डिलीट करते हैं, ग्राफ कभी भी डिस्कनेक्टेड नहीं होता। हम एक एक करके नोड्स रिमूव करते हैं,
क्लियर हो रही है? तो ये फॉरेस्ट बिहेवियर कभी भी शो नहीं करता। कौन? मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, अगर आप प्रिम्स से करते हैं तो वहां पे करता है। ये बात समझ में आ रही है? बोलिए। यानी मैं अगर आपको याद रखने के लिए यहाँ पे करता हूँ, फॉरेस्ट बिहेवियर प्रिम्स के केस में नहीं होता है ना, कभी भी। उसमें होता है, बस इतना। और मेन डिफरेंस कभी कभी, और पिछली बार शायद टीजीटी में ये क्वेश्चन भी आया, फॉरेस्ट बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आंसर करेंगे ना। अभी ट्री वाले तो मैंने कट कर दिए थे, शायद वे दोनों यहीं पे दिख भी जाए। अब इसके बाद लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका बीएफएस का, और खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें हैशिंग करनी है। ठीक है, हैशिंग शाम को क्वेश्चन करने से पहले ही कर लेंगे। अभी तो बस 20-25 मिनट में ही खत्म करते हैं लास्ट टॉपिक। ठीक है, और ये भाई मेरे हिसाब से अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो 90% चांसेस हैं कि ग्राफ का क्वेश्चन यहां से आएगा। पीछे जो पढ़े उनमें से 9% या 5% मान लीजिए स्पैनिंग ट्री, या 5% बाकी बची हुई बातें। बट वो बाकी बची हुई बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस। ठीक है, हो गया भाई। अब यहाँ पे देख लीजिए ट्रेवर्सिंग इन ग्राफ, क्योंकि देखो छोटे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं और छोटे क्वेश्चन में ये कुछ डायरेक्ट है। जैसे ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ट्रेवर्सल किससे करते हैं? तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च करते हैं या डेप्थ फर्स्ट सर्च से करते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में ऐसा वाला क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर विल बी यूज्ड इन ब्रेथ फर्स्ट सर्च या डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च हम इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग क्यू, और डेप्थ फर्स्ट सर्च हम यूजिंग स्टैक करते हैं। ये बात क्लियर हो गई भाई दोनों को? ये सबसे ज्यादा अगर हम ट्रेवर्सिंग की भी बात करेंगे, ट्रेवर्सिंग पे जो क्वेश्चन आएगा तो 90% क्वेश्चन यही आने के चांसेस है, और 10% ये है कि कोई ग्राफ होगा उसकी ट्रेवर्सल पूछ ले आपसे। समझ आ गई या नहीं? तो अब 10% चांसेस के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि ट्रेवर्सल कैसे करते हैं ग्राफ की। अब यूजिंग बीएफएस कर रहे हैं। अब अगर आप करके देख लेंगे ना तो आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं कि इसमें क्यू यूज हो रहा है और डेप्थ फर्स्ट में स्टैक यूज हो रहा है। ठीक है, तो एक बार ट्रेवर्सल करके देख सकते हैं। अच्छा, ट्री ट्रेवर्सल में प्री ऑर्डर में करता हूं तो कितनी हो सकती है वे, कितनी आ सकती है? 1 2 3 4, या कितनी भी आ सकती है? अगर किसी ट्री को ट्रेवर्स करूंगा यूजिंग प्री ऑर्डर तो कितने सीक्वेंस बन सकते हैं उस ट्रेवर्सल के? एक बनेगा, 2 बनेंगे, एक ही बनेगा। एन ही हो सकता है, नन हो सकता है, एक ही बनेगा। अरे प्री ऑर्डर से किसी ट्री को ट्रेवर्स करोगे तो 2 बन सकती है कि ट्रेवर्सल? एक ही तो बनेगी। प्री ऑर्डर में कोई ये थोड़ी एक से ज्यादा वे हो जाएगा। बाकी लोग, आकांक्षा 2 ट्रेवर्स कर सकते हो क्या तुम? प्री से करोगे तो एक ही आंसर आएगा ना, दूसरा थोड़ी आ जाएगा जो सही है गलत होगा, वरना दूसरा कुछ आ रहा है तो एक ही सही होगा। ऐसे ही इनसे पोस्ट से। बट जब आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च से किसी ग्राफ को ट्रेवर्स कर सकते हो, बहुत सारे सीक्वेंस पॉसिबल हैं। लाइक डेप्थ फर्स्ट में भी बहुत सारे सीक्वेंस पॉसिबल है और सभी सही भी होंगे। बट जो पॉसिबल है, ये नहीं है कुछ भी बना के रख दो। क्लियर हुई? अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च से वो आपको दिख भी जाएगा कैसे पॉसिबल है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमें यूज करना है क्यू का। अब देखो, इसलिए बहुत सारे, बहुत पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप बी से कर सकते हैं, डी से, ई से, सी से, एफ से, जी से, कैसे भी किसी भी सीक्वेंस में। बट जैसे मान लो मैंने ए से स्टार्ट किया, सपोज उसने बोल दिया कि ए से स्टार्ट करके बताओ। ए से स्टार्ट करने के बाद भी बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर? तो हमें यूज करना है कैसे? क्यू का। क्यू आप सबको ध्यान है, पहला नोड डल गया यहाँ पे, डल गया। अब इस नोड को निकालेंगे बाहर, ये इसके ट्रेवर्सल है। अब इसके कनेक्टेड नोड इस क्यू के अंदर डालेंगे। इसके कनेक्टेड नोड्स कौन कौन है भाई निताश्री? BFC। बीएफसी। तो आपकी मर्जी है, किसी भी ऑर्डर में बीएफसी को डाल सकते हैं। आकांक्षा ये बात क्लियर हो रही है? बीएफसी को किसी भी ऑर्डर में डाल सकते हैं। अब यहां से चीज बदल जाती है ना। अब मान लीजिए मैंने पहले बीएफसी डाला तो आंसर कुछ और आएगा, बट इसने ये तो फिक्स नहीं किया ना पहले किसको डालना है। आपकी मर्जी है। मान लीजिए आप एफ सी बी भी डाल सकते थे, है ना? आप एफ बी सी भी डाल सकते थे, तो कई सारे हो सकते थे। मान लीजिए मैंने बीएफसी डाल दिया। अब अगर बीएफसी आपने डाला होगा तो फ्रंट होगा आपका यहाँ पे, रियर होगा यहाँ पे, ऐसे ही तो चलता है ना क्यू में। अब अगर आपको डिलीट करना तो डिलीट कौन होगा? बी होगा, तो जो सबसे पहले पड़ा होगा। अब बात वही है ना, एफ को पहले डालते तो पहले एफ हो जाता। तो सीक्वेंस कई सारे पॉसिबल है, इवन किसी एक से स्टार्ट करने के बाद भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ओके, ठीक है, बी आ गया बाहर। अब बी जब बाहर निकलेगा तो इसके नोड अंदर डालेंगे। अब इसके कनेक्टेड नोड कौन से थे? डी और ए। ए ऑलरेडी आ चुका है, तो यानी अब कौन डालेगा अंदर? डी। अब पेपर में पता है क्वेश्चन कौन सा आया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड सीक्वेंस ऑफ बीएफएस। अब मान लो ए बी के बाद मैं डी निकाल रहा हूं, कभी पॉसिबल हो सकता है क्या?
पॉसिबल हो सकता है बी के बाद डी निकल जाए। भाई साहब जब ए के नोड्स डले थे तो बी एफ सी डले थे और डी ए का डायरेक्ट कनेक्टेड था नहीं, तो ए के बाद कभी भी डी तो आ ही नहीं सकता था, वो डाल के ही चला के ही पता चलेगा। क्लियर? वो आगे करके दिखाएंगे खैर, बट फिलहाल तो हम पहले चलाना सीखते हैं। तो ए बी, अब कौन निकलेगा बच्चों? एफ। एफ का नंबर है ना, तो एफ निकलेगा। अब जब ये एफ निकलेगा, बी तो निकल चुका है, एफ निकलेगा, मतलब इसको फ्रंट को आप यहाँ ला सकते थे, रियर एक तरीके से यहाँ, बट मैं रियर और फ्रंट अब चेंज नहीं कर रहा, इस दिमाग खाने में नहीं लगा रहा है, ठीक है, कि रियर फ्रंट पे खेलते रहे। आपको फ्रंट निकाल लिया, ठीक है, फ्रंट पे एफ पड़ा था वो निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इससे जो कनेक्टेड नोड थे वे अंदर डालेंगे। एफ से कनेक्टेड है ए सी जी एंड ए, ओके। तो ए और सी पहले ही हो चुके हैं, तो अब कौन होगा? ई एंड जी, आपकी मर्जी है जिस ऑर्डर में डालना हो डाल लीजिए, ठीक है। एफ बाहर आ गया, ई अंदर डल गए। अब आप सी को बाहर निकालेंगे, सी के कनेक्टेड डालेंगे, सी के कनेक्टेड सारे विजिट हो चुके हैं, कोई जरूरत ही नहीं है। डी, डी के कनेक्टेड डालेंगे, फिर अंदर डी बाहर निकाल रहे तो बी और ई वो भी हो चुके हैं। फिर आप निकालेंगे ई, फिर आप निकालेंगे जी, सारे हो गए, यही तो नोड्स थे, तो इसका बीएफएस आ गया। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ये किसी भी सीक्वेंस में कर सकते थे, तो बहुत सारे सीक्वेंस पॉसिबल हो सकते हैं। बीएफएस क्लियर है सबको? नोड बाय नोड डालना है। अगर पेपर में ऐसा आ जाए ना, जैसे Yes, sir. जो बच्चे जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते थे अपने बीटेक के लिए, एबीसी एमसी जिसके लिए भी, तब पेपर में कोई ये आ जाए व्हाट डू यू नो बीएफएस और करके दिखाओ, तो आप कोई भी करके दिखाएंगे वो चलेगा, है ना। कुछ भी एक ग्राफ ले लो, उसका कुछ भी बना दो, एवरीथिंग इज राइट। मगर पेपर में ये क्वेश्चन कैसे आता है, वो ऐसे आता है कि बीएफएस के थ्रू, ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है, तो थोड़ा टिपिकल रहेगा, बट इसी से आपको वो अंडरस्टैंडिंग सिखानी है मुझे कि कैसे क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। बीएफएस में इंप्लीमेंट करा है यूजिंग क्यू डेटा स्ट्रक्चर। अब देखो, गेट रटन विद्या बिल्कुल नहीं सिखाता, तो उसे जरूरी नहीं है कि बच्चों को भाई याद ही रहे तुझे क्यू से इंप्लीमेंट करना है। अगर उसे ये काम देखना था कि बच्चों को क्यू की नॉलेज है क्या, उसने बता दिया कि बीएफएस इंप्लीमेंट भी किससे होती है, क्यू से। अब ये सीक्वेंस आपको चला के देखना है, यानी क्यू को यूज करना है। क्लियर? कौन सा इनमें से पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, यानी 3 गलत होंगे बच्चों। होने को तो कितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर इससे भी पता नहीं कितने बन सकते हैं, ठीक है, वो सारे पॉसिबल होंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे इसने कुछ गड़बड़ कर रखी होगी ना। अब जैसे चलो, अब हमें देखना है एम पहले निकला है, तो यानी विजिट क्या किया होगा आकांक्षा, इसने पहले सबसे एम किया होगा, तभी तो एम पहले निकला होगा। तो हम भी इसकी तरीके से चला के देखने, अब देखो यही कला है कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे चलाना है। तो चलो, मुझे एम पहले निकालना था, तो पहले मैंने एम डाला, तो एम बाहर निकल गया, है ना, ओके। अब जब एम बाहर निकलेगा तो अंदर क्या डालना है, एन भी डाल सकता हूँ, क्यू भी और आर भी। अब इस सीक्वेंस में देखिए आप, एन क्यू और आर में से सबसे पहले कौन निकला है, एन। तो यानी पहले उसने एन डालना चाहिए, फिर बाद में क्या निकला है, क्यू फिर आर, यानी फिर क्या डाले होंगे, क्यू और आर, ऐसे ही तो होगा। बट आपको बच्चों यही, सुनिए तो, यहाँ पे ये तो ओ है, मैं इसके कनेक्टेड कौन कौन थे, एन क्यू और आर, मुझे इनका ऑर्डर चेक करना था किस ऑर्डर में डाला है, तो मैंने इसको निकाला। अब बच्चों एक बात बताइए, मैंने एन को बाहर निकाला, ओके, एन का कनेक्टेड कौन है, क्यू है, एम है और ओ है, तो अंदर क्यू और एम ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ओ जाएगा, है ना। अब एक बात बताइए, कहीं से ओ निकालना पॉसिबल है क्या? नहीं, तो अभी तो नहीं, ये पॉसिबल सीक्वेंस नहीं हो सकता। हम इसी के अकॉर्डिंग चल रहे थे ना, तो अब ये हो ही नहीं सकता ऐसा। निताश्री क्लियर हुई ये बात कैसे करा है? एक दो और करेंगे और समझ में आ जाएगा। अगले में इसने पहले एन को निकाला है, ओके, इसके अकॉर्डिंग ट्री बनाना है हमें, क्योंकि ट्रेवर्सल बहुत सारे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि नहीं है वो देखना है। एन डाला, ओके, अब एन बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या क्या डाल सकते हैं, एन के एम क्यू एंड ओ। इसमें देखो पहले क्या आ रहा है, क्यू पहले आ रहा है, एम फिर आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, तो ओके, पहले क्यू को डालो, फिर एम को डालो, फिर ओ को डालो, ओके। अब एन तो बाहर आ चुका था, अब नंबर किसका डिलीट होने का, क्यू का, क्यू को बाहर ले आइए। क्यू से कनेक्टेड कौन कौन है, पी है, ओ है और एम है, एम और ओ आ चुके हैं, अब पी आएगा, ओके। डलेगा तो इंसर्शन तो लास्ट में ही होना है, जो विजिट हो चुके हैं उनको तो डालना ही नहीं ना दोबारा, तो दोबारा थोड़ी डालूंगा, सिर्फ पी को डाल दिया। अब डिलीट होने का नंबर किसका है, एम का। यहां तक कहानी बिल्कुल सही चल रही है, एम को डिलीट कर लिया, तो एम से कनेक्टेड पीछे डाल जाएंगे, एन क्यू आ चुके हैं, तो आर आएगा बस। अब इसके बाद क्या निकल गया, ओ। इज इट पॉसिबल कि आप पी को पहले निकाल सकते हैं, निकल ही नहीं सकता, तो यानी ये आंसर भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं भाई। बच्चों, अगर मैं अब इसके बाद इसी सीक्वेंस में निकालता जाता तो वो आंसर आ जाता,
बट ये गलत है ना कि ओ पहले आ ही नहीं सकता ना, इस वजह से ये गलत है, वरना बनने को तो बहुत बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अगर हम, क्यू। पहले इसने क्यू निकाला तो यानी क्यू डाला होगा, तो क्यू निकाला होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आती है। इसके बाद क्यू के और डाले होंगे, क्यू किस किस से कनेक्टेड है भाई, एम एन ओ और पी, इन चारों से कनेक्टेड है आर को छोड़ के। अब यहाँ पे एम एन ओ एंड पी पहले डालने हैं, तो अब आप खुद देख लो, आर पहले निकल ही नहीं सकता ना, यानी ये भी गलत है। समझ में आई कि नहीं? अब लास्ट वाला आप अगर देखेंगे तो देखो, चल तो हम इसी के अकॉर्डिंग रहे ना भाई। अब लास्ट वाले में देखो, पी इसने पहले डाला, क्या डाला, पी, तो पी पहले निकाला होगा। पी के रूट्स अंदर डाले होंगे, पी के हैं ओ एंड क्यू, ओ एंड क्यू में इसने पहले ओ निकाल रखा है, तो पहले आप भी ओ डाल दो फिर क्यू डाल दो, डाल देने हैं बस, हम सिर्फ ये देखते हैं पहले क्या है। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए ओ निकल गया। ओ के रूट्स कौन कौन से कनेक्टेड है, पी क्यू एंड एन। पी और क्यू तो ऑलरेडी अंदर थे, तो यानी आपको सिर्फ किसको डालना है, एन को अंदर डालना है कि नहीं। अब आप बाहर क्या निकाल रहे हैं, निकलेगा ही क्यू। ठीक है, क्यू निकलेगा, क्यू के कनेक्टेड कौन कौन है, एन है, एम है, पी है, और है। पी ओ क्यू तो हो चुके हैं, बचा क्या, सिर्फ एम ही बचा, तो आप एन को अंदर डाल लीजिए, एम को डाल लेंगे। बाहर आपका क्या आ चुका था, ओ आ चुका था। अब एन आएगा तो एन के कनेक्टेड है एम क्यू ओ, वो ऑलरेडी सारे अंदर थे, कुछ डालने की जरूरत नहीं है, तो यानी आप एन को सिंपली ऐसे ही बाहर निकाल लीजिए। अब एम को बाहर निकालेंगे तो एम के कनेक्टेड अंदर डल जाएंगे, वो क्या है, आर। बस फिर अगली बार आर आ जाएगा, यानी ये सीक्वेंस पॉसिबल था। क्लियर हो गया भाई सबको, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इससे बीएफएस इसकी करके देखिए, इसकी बीएफएस करिए। ये एक ट्री है, मैंने ट्री में ट्रेवर्सल बताई थी आपको, इन ऑर्डर होती है, प्री ऑर्डर होती है, पोस्ट ऑर्डर होती है, वही तीन तो पढ़ी हमने। एक कभी कभी लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल और आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये क्या होती है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, और कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल इंप्लीमेंट होती है किस डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से। समझ में आ रही है? वहां नीचे चार ऑप्शन गिवन होंगे, तो ये कैसे होता है ये बच्चों, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। जैसे बीएफएस करे ना, इसके बीएफएस किसको यूज करता है बच्चों, क्यू को। अब बीएफएस किसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं, किसी भी ग्राफ के ऊपर। क्या हर ट्री एक ग्राफ होता है, हर ट्री एक ग्राफ होता है या नहीं होता, होता है। बट हर ग्राफ एक ट्री होता है, वो नहीं होता, क्योंकि ग्राफ तो साइकिल भी हो सकता है, ग्राफ डिस्कनेक्टेड भी हो सकता है, सब चीज हो सकती है, बट हर ट्री एक ग्राफ तो हो ही सकता है। अरे समझ में आ रही है बच्चों, ये छोटी छोटी बातें मत भूल जाना। अब आगे चलिए, यहाँ पे इसको हमें बीएफएस करनी है इस ट्री पे या इस ग्राफ पे रूट से। अब आप देखना क्या मजे आएंगे। ए, ये बच्चों जो इस तरीके से निकलेगा ना, ये ऐसे निकलेगा, आपकी मर्जी है, मतलब लेवल बाय लेवल होगा, पहले ये सारे एलिमेंट, फिर ये, फिर ये, फिर ये, आए वो किस मर्जी ऑर्डर में पहले। अब देखो इसके ऊपर बीएफएस लगा के देखो जरा, पहले ए डाला, ए निकल गया बाहर। निताश्री आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या क्या आप अंदर डाल सकते हैं, बी और सी। आप किसको पहले डालना चाहेंगे, बी। चलो मर्जी है, बी को पहले डाल दिया, फिर सी को डाल दिया, बाहर निकाला। अगली बार किसका नंबर है, बी का। बी के रूट क्या है, डी और ई, आपकी मर्जी है, मैंने पहले ई डाल दिया फिर डी, कैसे भी किसी को भी डाल सकता है, प्रॉब्लम है इस बात में कुछ नहीं है, डाल दिया मैंने ई और डी, नो प्रॉब्लम। अगली बार नंबर किसका है डिलीट होने का, सी का। सी के नोड कौन है, सिर्फ एफ है, एफ को पीछे डाल दीजिए, डाल दिया। अब बाहर कौन निकलेगा, ई, बाहर कौन निकलेगा, ई, ई के रूट्स अंदर डालेंगे, ई क्या कोई नहीं है तो कोई अंदर नहीं डलेगा। अब बाहर कौन निकलेगा, डी, डी के दो है आई और जे, मैंने पहले डाल दिया जे फिर डाल दिया आई, ठीक है, डल चुके यहाँ पे, डी बाहर आ चुका। अब बाहर आने का किसका नंबर है, एफ का, ठीक है जी, एफ बाहर आ गया। एफ के रूट्स हैं जी और एच, मैंने जी और एच डाल दिया ओके। अब बाहर नंबर आने का किसका है, जे का, जे का कोई रूट ही नहीं है तो कोई पीछे डालेंगे नहीं, आई का भी कुछ नहीं है, जी का भी कुछ नहीं है, एच का भी कुछ नहीं है, सब बाहर आ गए। अब मुझे आकांक्षा ये बताइए, क्या ये लेवल 0 है, पहले क्या है, फिर आए बी और सी, बी और सी लेवल 2 पे थे, फिर लेवल ई डी एफ है, ये तीनों लेवल 2 पे होंगे, फिर इसके बाद अगले सारे लेवल 3 के। आपका जैसा मर्जी ट्री हो, ये लेवल बाय लेवल सॉल्व करेगा अगर आप बीएफएस अप्लाई कर रहे हैं इस ट्री के ऊपर। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा व्हाट इज लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल का मतलब पहले आपने पहले लेवल की सारे का काम कर दिया, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, फिर चौथे के। अगर आपको बिल्कुल ऐसे चलना है कि पहले ये लेफ्ट टू राइट चले, तो आप यहाँ पे फिर फिक्स कर दीजिए कि जब आप ए के चाइल्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो पहले पहला लेफ्ट डालिए,
बट यहाँ पे मैंने किसी भी ऑर्डर में डाल रखा है ना, लेफ्ट या राइट कुछ भी पहले, जैसे आई और जे में मैंने पहले जे डाल दिया फिर आई डाल दिया, तो वो तो कैसे भी करेगा, मगर एक ही लेवल के सारे एक साथ ही आएंगे। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है निताश्री, क्लियर? तो बीएफएस कभी कभी ये पूछ लेता है, बीएफएस गिव्स कौन सा ट्रेवर्सल देगा ट्री का, लेवल ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, तो आंसर हो जाएगा लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीएफएस क्यू यूज करता है, डीएफएस स्टैक यूज करता है, बीएफएस ट्रेवर्सल किससे होता है, विद द हेल्प ऑफ क्यू होता है, और ये आपको देता है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। समझ में आ गई ये चारों बातें? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये सब बातें। इसके बाद डेप्थ फर्स्ट सर्च और कर लेते हैं स्टैक का, इसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन बन जाता है, कौन सा पॉसिबल सीक्वेंस नहीं है। बच्चों कुछ बड़ी बात नहीं है, डीएफएस में सिर्फ आपको क्या यूज कर लेना है, स्टैक। स्टैक आपको यूज करना आता है, तो मेरे ख्याल से कोई बड़ा काम है नहीं, बट फिर भी आप चाहते हैं तो मैं एक करके दिखा देता हूँ। बताइए कहाँ से स्टार्ट करना है, ए से, ई से, डी से, बी से, सी से, किससे? हाँ ये तो अब अपनी चॉइस है, किसी से भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कर रहा हूँ किससे, ए से। ए से कर लिया तो ए अब बाहर निकलेगा और ए के कनेक्टेड नोड्स अंदर डालेंगे। कनेक्टेड कौन है, बी और ई है। तो मान लो मैंने बी को, अब चाहे यहाँ पे डाल लीजिए, बी और ई अंदर डाल दी, अब क्या आपकी मर्जी है, देखो आप बी और बी पहले डालेंगे, ई पहले बाद में डालेंगे, तो पहले कौन निकलेगा, ई निकलेगा। आप चाहते थे कि ए के बाद बी आए, तो आप पहले डालो ई को फिर डालो बी को। ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करेगा वैसे वाले कि कौन सा फॉल्स है वो चेक करने में। तो हमें जब अब तो यहाँ हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो हमने कोई भी पहले कोई भी बाद में डाल दिया। अब हमारा निकलेगा कौन, पहले ई। अब अगर ई पहले निकलेगा तो ई के नोड्स अंदर डलेंगे। ई के नोड क्या है अंदर, ए है और डी है। ए ऑलरेडी हो चुका तो डी को डाल दीजिए। अब निकलने का नंबर किसका आएगा भाई, डी का आएगा, तो डी को निकाल लीजिए। अब डी के कनेक्टेड नोड अंदर डलेंगे, वो है ई, बी, सी और एफ। बी और ई हो चुके हैं, बचा कौन, सी और एफ। तो सी और एफ को किसी भी ऑर्डर में डाल दीजिए। अब एफ को निकाल लीजिए, और कोई कनेक्टेड बचा नहीं, फिर सी को फिर बी को। तो इट इज ए पॉसिबल सीक्वेंस, इज इट और नॉट, बताइए। ये डीएफएस से हमने किया, सारे नोड ट्रेवर्स हो गए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बस इसके बाद हमारा खत्म, हैशिंग शुरू हो रहा है, तो इस वाली चीज को हमें करना ही नहीं है, हैशिंग करेंगे बाद में। ये लास्ट क्वेश्चन है अभी सेशन का। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, और जबकि हमने बच्चों 40 मिनट्स कल का यानी ट्री का पूरे रिवीजन में लगाया है, तभी 840 हुए। 1 घंटे में, 1 घंटा 10 मिनट में हमने पूरा ग्राफ कंप्लीट कर लिया है इन एंड आउट। और इसको जल्दी करते ना ऊपर ऊपर से, तब भी और जल्दी हो जाता, ठीक है। बट इम्प्लीमेंटेशन और इस वे में नहीं गए, बस हम कहानी खत्म है। और पेपर में वो आता भी नहीं, जितनी बात है ये भी, इसका भी 50% लेवल ही बनता है, ठीक है। बट दिमाग चलाना, एक्चुअली इसमें क्वेश्चंस नहीं करने हैं, इसमें क्वेश्चंस करने कैसे वो तरीका सीखना जरूरी है। जैसे ओएस, डीबीएमएस, नेटवर्क, इनमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसी लेवल की चीजें पढ़नी है। वहां कुछ क्वेश्चन घुमा के नहीं बन सकते, यहाँ पे चीज क्या कुछ भी बन सकती है। चलिए इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड। तो कुछ वैलिड हो सकते हैं, कुछ इनवैलिड हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे शुरू कर रहा है भाई, वो ए, सबसे पहले ए चाहिए, तो एक हम क्या ले लेते हैं, अपना स्टैक ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने ए डाला, ए को बाहर निकालेंगे, ए आ गया। ए के बाद इसने नेक्स्ट ए के रूट डलते अंदर बी और सी। इसने पहले क्या निकाल रखा है निताश्री, बी। तो यानी इसने पहले डाला होगा सी फिर डाला होगा बी, तभी तो ये निकाला होगा, क्योंकि हमें नेक्स्ट बी चाहिए था। ये बात सबको क्लियर है भाई, कैसे बनाना चाहिए। अब बी निकलेगा, चलो बी आ सकता है, पॉसिबल है। फिर बी के बाद जब बी निकलेगा अंदर जाएंगे डी और ई। आप देखिए इसने पहले क्या निकाल रखा है, जो पहले निकाल रखा है उसको बाद में डालिए, बस इतना करना है। आगे आप देखेंगे तो ई पहले निकल रहा है, यानी कि जब बी के बाद इसने डी डाला होगा और ई डाला होगा। समझ में आती है बात, क्लियर है भाई यहाँ तक? हाँ जी। अब इसके बाद नेक्स्ट नोड निकलेगा तो किसका नंबर है, ई का। चलो ई निकाल लीजिए। ई निकलेगा तो फिर अंदर क्या डालेंगे, ई के नोड, वो है एच, वो ए की है, तो वो ही डलेगा पहले, तो यानी एच को डाल लीजिए। अब एच डल गया तो एच को निकाल लीजिए। फिर समझ रहे हो, इधर तो ये कनेक्टेड ही नहीं था ना, तो और किसी को थोड़ी डाल सकते थे, एच ही डल सकता था। एच को डाल दिया, अब क्या होगा बोलिए। अब एच के कनेक्टेड नोड कौन कौन से हैं, ई था, डी था, एफ था, जी था। ई और डी तो हो चुके, एफ और जी बचे। एफ और जी को डाल दीजिए किसी भी ऑर्डर में, सॉरी किसी ऑर्डर में नहीं डाल सकते, पहले कौन निकल रखा है, एफ। तो यानी पहले डालिए जी को फिर डालिए एफ को, ठीक है। क्लियर है भाई? अब यहां से निकलेगा एफ, तो एफ आ सकता है भाई बाहर, वेरी गुड। अब एफ के अंदर डलेंगे, तो एफ का अंदर क्या डल सकता है, एच डलता है या सी डलता, दोनों ऑलरेडी हो चुके हैं, तो कुछ डालने की जरूरत नहीं है। फिर जी निकलेगा, निकल जाएगा,
फिर डी निकलेगा, निकल जाएगा, फिर सी निकलेगा, निकल जाएगा। दैट मीन्स ये एक वैलिड सीक्वेंस है। समझ गया आप बात मेरी क्या बोल रहा हूँ मैं? पिताश्री क्लियर हुआ कैसे करके देखना चाहिए? Yes, sir. राशि, हाँ गौरव, हिना, क्लियर है भैया? तो इस तरीके से क्वेश्चन करके देख लेना चाहिए। अगला आया, अगला मैं चेक कर लेता हूँ, 2 आप चेक करके मुझे बता देना, क्लास खत्म। चलिए ये वाला चेक करते हैं। तो अगेन सेम बात कि ए डाला है पहले, तो पहले ए डाला होगा तभी तो ए निकला होगा, हो गया। फिर हमने बी और सी डाल सकता था, सी पहले निकाला, तो यानी इसने पहले डाला होगा डी, क्या, बी, देन B, डाला होगा सी, है ना? सी, हाँ, तो अब ये सी पहले निकल सकता है, ओके। अब सी निकलेगा तो एफ और जी अंदर जा सकते हैं। पहले क्या निकाला है इसने, एफ निकाला है, तो यानी आप डालिए जी को, फिर डालिए एफ को, ठीक है। अब एफ निकाल लीजिए, तो एफ आ सकता है बाहर, नो प्रॉब्लम, यहां तक का सीक्वेंस सही है। एफ के बाद केवल एच ही था, सी या एच में से अंदर डालना है, तो एच को अंदर डाल दीजिए। मान लीजिए हमने एच को अंदर डाला, है ना? अब आप एच को अंदर डाल रहे हैं, तो फिर एच को ही बाहर निकालेंगे, यानी यहां तक का सीक्वेंस भी पॉसिबल था। एच निकलेगा तो अंदर क्या डालेगा, एफ, जी, डी और ई। एफ और जी हो चुके हैं, डी और ई को अंदर डालना है। डी और ई में से पहले कौन निकाला है इसने, हेलो, डी और ई में से पहले क्या निकाला है, ई, यानी आपको पहले क्या डालना है, डी, और फिर डालिए आप ई। तो आपने डाल दिया डी और फिर डाल दिया ई। तो बच्चों क्या आप जी निकाल सकते हैं क्या? एच के बाद ये जी निकाल रहा है, पॉसिबल है जी निकालना? नहीं, क्योंकि ई निकलता फिर डी निकलता तब जी का नंबर आता, यानी इट इज नॉट ए वैलिड सीक्वेंस। बस आगे के 2 आपको चेक कर लेना है, और जरूरी ना है दोनों इनवैलिड हो। कभी आपको पेपर का वाला क्वेश्चन लग रहा हो, ये बने हुए क्वेश्चन है वैसे ही। हो गया सबको क्लियर है भाई? डीएफएस पीएफएस हैशिंग करेंगे, 5 10 15 मिनट का टॉपिक है, डेप्थ में नहीं जाएंगे, तो 5 ही मिनट का टॉपिक है। इससे काफी क्वेश्चन आएंगे भी, तो मैं आपको हैशिंग बिना डेप्थ में जाए डायरेक्ट कराऊंगा, है ना? तो आपको ये 4 पेजेस अभी करने नहीं है, आपको डायरेक्ट वाले में बताऊंगा सिर्फ, फिर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। उसके बाद मुझे याद दिला देना, मैं हैशिंग को थोड़ा डेप्थ में भी बता दूंगा, 15-20 मिनट उसमें एक्स्ट्रा लगेंगे। बट शाम की क्लास में 5 से 10 मिनट हैशिंग शुरू में डिस्कस करके तुरंत ताजेगी रहेगी, तो इसके काफी क्वेश्चन आते भी हैं हैशिंग के, तो फिर आपको हैशिंग के कई सारे क्वेश्चन अंदर दिख भी जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स में, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्लियर? तो शाम को हम हैशिंग करते हैं। ओके भाई सबको? ओके भैया, चलो बाय। ठीक है। वही 5:30 शाम शाम को बताइए शाम की क्लास किस टाइम पे रखनी है? किसी भी टाइम पे रख सकते हैं।